हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनाव प्राइम। ये है फाइनल ऑफ सीरीज का एक और एपिसोड। नाउ लेट्स बिगिन। एपिसोड शेड्यूल दिखते हैं मैंग और कोहिनूर के बीच में एक काफी खतरनाक फाइट चल रही है। इस फाइट के अंदर मैंग पक्के तौर पर हारने वाला है। कोहिनूर की पावर काफी ज्यादा है। वो मैंग को बहुत बुरी से पीटते हुए एक पहाड़ के एकदम कॉर्नर पर लेके आ जाता है। जब मैंग लगातार कोहिनूर को समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि ये फाइट एकदम बेकार है, इन दोनों को आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोहिनूर इसी से मानता नहीं है। वो मैंग के ऊपर एक आखिरी अटैक करके उस पहाड़ से नीचे गिरा देता है। तब मैंग सोचता है कि अगर उसे यहाँ पे मरना ही है तो वो इससे भी अपने साथ में लेके मरेगा। इसलिए मैंग अपनी तलवार को इसके पैर के ओर बांध देता है। तलवार के साथ चेन अटैच होती है। इसी वजह से कुइनहो भी मैंग के साथ में उस पहाड़ से नीचे गिर जाता है। यहाँ पर कोई भी मैंग की मदद करने के लिए नहीं आ सकता, क्योंकि लेन और इसके अलावा बाकी जितने बंदे हैं वो सब के सब किसी दूसरी टीम के काफी सारे बंदों से फाइट कर रहे हैं। इसलिए मैंग को खुद को यहाँ पे सर्वाइव करना होगा। खुद को बचाने के बाद में बाकी लोगों की मदद करनी होगी। यहाँ से हम दोनों के नीचे गिरने के बाद का सीन देखते हैं। मैंग की हालत बहुत बुरी से खराब है। वो बहुत ऊंचाई से नीचे गिरा है और चारों तरफ खून ही खून फैल चुका है। मैंग पटापटा कहने लगता है, ये क्या हो गया? मेरी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि बॉडी की हर एक हड्डी जवाब दे रही है। मुझे ऐसा लग रहा है अब मैं अपनी लाइफ के अंदर कभी भी खड़ा नहीं हो पाऊंगा। मेरा काफी ज्यादा ब्लड लॉस हो चुका है। अब मैं यहीं पे मरने वाला हूँ। तभी उसे एक स्क्रीन विंडो शो होती है जिसके ऊपर लिखा है, इतनी ऊंचाई से गिरने के बावजूद भी तुम अभी तक मरे नहीं, जिसका मतलब तुम्हारे अंदर रिवाइव की स्ट्रेंथ अभी भी बाकी है। हम तुम्हें एक और मौका दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने काफी सारे कंडीशन पॉइंट खर्च करने होंगे। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? मैं तुरंत ही इसके लिए मान जाता है और सारे पॉइंट खर्च हो जाते हैं। उसकी बॉडी काफी से हिलने लगती है। इस तरीके से 97% उसकी बॉडी पूरी तरह हील हो जाती है। जैसे ही वो ठीक होता है वो जोर सांस लेते हुए कहता है, मैं बच गया, एक और बार मेरे को एक नई लाइफ मिली है। लेकिन अचानक से ये क्या हुआ? मुझे ऐसा लग रहा है मेरी बॉडी के अंदर बिल्कुल भी खाना नहीं है। बॉडी की पूरी एनर्जी फिर से खत्म होने वाली है। पानी भी एकदम सूख चुका है। अक्सर ही इस तरह की हीलिंग करने के बाद में बॉडी के अंदर एनर्जी कमी हो जाती है। सारा खाना पूरी तरह सूख जाता है। पानी भी खत्म हो जाता है। मुझे कैसे इस सब का इंतजाम करना होगा? अगर अभी के अभी मुझे कुछ खाने पीने को नहीं मिला तो मैं यहीं पे मारा जाऊंगा। ये कहने के बाद में उसे याद आता है कि लिन ने वहां से नीचे गिरने से पहले उसे एक बैग दिया था जिसके अंदर सर्वाइवल का काफी सारा सामान था। मैं जल्दी से उस बैग को चेक करता है जिसके अंदर किस्मत से एक सीरम होता है जिससे काफी तेज से भूख को मिटाया जा सकता है। मैंग तुरंत ही उसे पी जाता है जिससे उसकी बॉडी के अंदर वापस एनर्जी भी आ जाती है। इस एक सीरम से मैंग की बॉडी के अंदर से सारी भूख और उसके अलावा जितनी पानी कमी होती है वो सारी पूरी हो जाती है। मैंग कहने लगता है, बर्तलिन काफी शानदार है, उसके पास में हमेशा सर्वाइवल का काफी सारा सामान होता है। वो तो अच्छा हुआ उसने मुझे बैग दे दिया था जिसकी मदद से मैं उस गुफा से बाहर निकलने वाला था। वो मेरे अब काम हो गया, वरना यहाँ पर मैं मारा जाता। इसके बाद मैंग इधर उधर देखता है, उसे कहीं पे भी कोई दिखाई नहीं देता। मैंग कहता है, मुझे नहीं लगता वो यहाँ पर सर्वाइव कर पाएगा। मैं यहाँ से नीचे गिरने के बाद में केवल इस स्ट्रिंग की पावर से जिंदा बच पाया, वरना मैं मारा जाता। मुझे नहीं लगता उसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि वो जिंदा बच सकता है। इतनी ऊंचाई से नीचे गिरने के बाद में भी अगर वो जिंदा बच गया तो मैं तो काफी ज्यादा चौंक जाऊंगा। मैं ये कह रहा होता है तभी उसे पीछे की साइड से एक बहुत जोर से आवाज आती है, तू कुत्ते के बच्चे, तू वहां पे मरने वाला है। मैं जल्द ही ऊपर आ रहा हूँ, तुझे मैं मार दूंगा। मैंग कहता है, ये क्या हुआ? ऐसा कैसे हो सकता है? जब वो नीचे गिर रहा था तब मैंने उसे प्रेशर से और ज्यादा दूर फेंक दिया था। वो तो मुझसे भी ज्यादा नीचे गिरा होगा। इसके बावजूद भी अभी वो लड़ने की पावर में है, अभी भी मुझे मारने की धमकी दे रहा है। ये तो बहुत बड़ा पागल है। मुझे किस तरीके से इससे बचना होगा। अच्छा हुआ यहाँ पे थोड़ा बहुत फॉग है, इस वजह से ये कुछ टाइम तक तो मुझे ढूंढ नहीं पाएगा। इसी टाइम पीरियड में मैं यहाँ से निकल जाऊंगा और जल्दी से ब्रदर लिन के पास में जाकर उनकी मदद करूंगा और फिर ब्रदर लिन की मदद से ही इसे हराऊंगा। इतना कहने के बाद में मैंग की नजर उसकी तलवार की ओर पड़ती है जिसकी चेन अभी भी कहीं और खिंच रही है। इसे देखने के साथ में ही मैंग को याद आता है कि उसके चेन का एक सिरा उस कुइनहो के पांव की ओर बंधा हुआ है और इसी की मदद से वो उसे ढूंढ सकता है। इसे देखने के साथ में ही मैंग काफी डर जाता है। वो जल्दी से उस स्वॉर्ड के ऊपर से उस चेन को अलग करके तेजी से उसे भागना शुरू करता है और भागते हुए कहता है, मुझे किस तरीके से यहाँ से दूर निकलना होगा। मेरी बॉडी ठीक हो चुकी है, बॉडी के अंदर खाने और पानी की भी कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी एनर्जी लो तो है ही, मैं भी उसे फाइट नहीं कर सकता। तभी एकदम से कहीं से एक जोर से आवाज आती है, तू कुत्ते के बच्चे, तो इस जगह पर है, अब यहीं पर तुम मारे जाने वाला है। ये इस आवाज के साथ में मैंग के ऊपर एक जोर से अटैक हो जाता है जिससे मैंग उछल के डॉच करता है और फिर जल्दी से एक पेड़ के बीच छुप जाता है। यहाँ पर मैंग के ऊपर अटैक हिट तो नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर मेंटली काफी बुरा इफेक्ट पड़ता है। उसके सर में बहुत दर्द होने लगता है। मैंग कहता है, ये क्या हो रहा है? इस तरह का दर्द मुझे पहले भी हुआ था। ये किस तरह की याद है जो कि मेरी पिछली लाइफ से जुड़ी हुई है? मैंग के इतना कहने के साथ में एक फ्लैशबैक शुरू होता है। इस फ्लैशबैक के अंदर वो खुद को अपने सबसे बड़े रूप में एक क्लासरूम के अंदर दिखता है। सामने की तरफ उसके मास्टर है जो कि उसे बताता है कि तुम काफी सारे कल्टिवेशन टेक्निक सीख चुके हो, लेकिन तुम्हें दो टेक्निक सीखनी चाहिए। इस टेक्निक को तुम मेनली तब यूज कर सकते हो जो तुम्हारे पास में काफी कम एनर्जी है। एक स्किल का नाम है डेथ स्टेल्थ और दूसरे का नाम है गिली थ्रस्ट। आज मैं तुम्हें डेथ स्टेल्थ यूज करना सिखाऊंगा। जब तुम इस स्किल को सीख जाओगे तो तुम्हारी बॉडी एक किलिंग मशीन बन जाएगी। तुम खुद की बॉडी के ऊपर से जैसे काबू खो दोगे, लेकिन तुम्हें ये काबू करना सीखना होगा। और जब तुम काबू करना भी सीख जाओगे तब तो तुम्हारी पावर बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। ये स्किल कई सारी स्किल्स का एक कॉम्बिनेशन है, तो इसे एकदम सही तरीके से यूज करना। ये कहने के साथ में ये फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। मैंग को अब अपनी स्किल का याद आ चुका है, जिसके साथ में उसे एक सिस्टम विंडो हो जाती है कि तुम्हें
डेथ स्टेल्थ स्किल दोबारा से आ रही है, लेकिन इसे पूरी तरह सीखने के लिए तुम्हें वापस से कुछ कंट्रोल पॉइंट खर्च करने होंगे। तुम इसके लिए तैयार हो? ये सुनकर मैंक अपने पास से एक और पोशन की बोतल निकालता है, जिससे उसकी बॉडी के अंदर कुछ एनर्जी आ जाती है। इसके बाद में उस सिस्टम को हाँक देता है, कुछ कंट्रोल पॉइंट खर्च होते हैं और मैंक को एक और नई स्किल आ जाती है। और फिर जैसे ही मैंक इस डेथ स्टेल्थ को एक्टिवेट करता है, उसकी बॉडी एकदम अलग दिखाई देने लगती है। उसके चेहरे के ऊपर एक काफी क्रीपी सी स्माइल होती है और साथ ही पूरी बॉडी के अंदर से एक अलग सी एनर्जी बाहर निकलती है। यहाँ से हम दूसरी तरफ क्वीन हो का सीन देखते हैं, जो कि अभी भी मैंक को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर मैंक की कंपैरिजन में इसकी हालत काफी ज्यादा सही है। ये काफी अच्छी तरह चल पा रहा है, केवल इसके पाँव के ऊपर एक छोटा सा घाव हुआ है, जो कि मैंक की चेन की वजह से है। इसी वजह से चलते हुए कहने लगता है, मेरे से ठीक से चला भी नहीं जा रहा, पेट के अंदर से लगातार खून बहता जा रहा है। पता नहीं उस लड़के की चेन के ऊपर किस तरह का पॉइजन लगा हुआ था, जिस वजह से ये ब्लड रुक नहीं रहा। अब मैं जब से ही उस लड़के को देखूंगा तुरंत ही उसे मार दूंगा। काश जो वो आखिरी अटैक जो कि मैंने उसके ऊपर किया था, उसके अंदर वो मर जाता, तो मुझे बेकार की मुसीबतें सहनी नहीं पड़ती। मेरे साथ के सभी लोगों से मैं एकदम अलग हो चुका हूँ। मुझे पहले उन्हें ढूंढना होगा। ठीक है, तो कोई ऊपर तो दिखता है, उसे दिखाई देता है वो कितना ज्यादा नीचे ही गिरा है। और अब क्योंकि ये सब भी मैंक की वजह से हुआ है, इसलिए उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। तभी एकदम से उसे अपने पीछे की साइड महसूस होता है कि कुछ हलचल हुई है। उसे लगता है पीछे मैंक है। वो गुस्से में कहता है, आखिरकार तो तुम आए गए। तुम्हें लगा होगा तुम मेरे पे चुपके से अटैक करोगे और मुझे हरा दोगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मरने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, तो वो अपने पीछे की साइड जोर से अटैक कर देता है, लेकिन असल में वहाँ पे मैंक नहीं होता, बल्कि कोई और ही चीज होती है, जिसके अंदर उसकी तलवार घुस जाती है। इसके बाद वो देखता है वहाँ सामने एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर है, जो कि टूथ बोआ है। और जिस जगह पर उसकी तलवार घुसी है, वहां पर उस बोआ की कुछ नर्व्स है, जिसके अंदर से तेजी से पॉइजन बाहर निकलता है, जो कि सीधे कुनो की आंखें अंदर गिरता है और वो बुरी तरह अंधा हो जाता है। यहाँ पर ये सब कुछ इतना जल्दी में हो रहा होता है कि कुनो को समझ में नहीं आता वो किस तरह से रिएक्ट करे। इस टाइम पर वो बोआ उसके ऊपर तेजी से अटैक करके उसको अपने मुंह से पकड़ लेता है। यहाँ पर कुनो की एक आंख अभी भी काम कर रही होती है। वो जल्दी सब कुछ समझ जाता है और फिर तेजी से इस सांप के ऊपर अटैक करना शुरू करता है। वो इसे कई सारे बांछों से काट देता है और कुछ ही सेकंड में इसको मारकर इसे अपनी बॉडी से अलग कर देता है और फिर हंसते हुए बोलता है, तुम छोटे मोटे मॉन्स्टर मुझे मारने के काबिल नहीं हो। तुम्हारे पॉइजन की वजह से मेरी एक आंख खराब हो गई है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। एक मॉन्स्टर को मारते हुए मेरी आंख खराब हुई, इसकी कीमत तो मैं चुका ही लूंगा। एक आंख के बदले में एक मॉन्स्टर को मारना ज्यादा बुरा नहीं है। ये कहते हुए कुनो के चेहरे पर एक विजेता वाली स्माइल होती है। तभी एकदम से वो काफी डर जाता है। उसे दिखाई देता है उसके आसपास में और भी काफी सारे मॉन्स्टर्स है और ये सब के सब उसे ही घूर रहे हैं। कुनो बोलता है, ये क्या हो गया? अब इनमें से हर एक ने अगर मेरे ऊपर एक एक भी अटैक किया तो मैं बुरी तरह से मारे जाने वाला हूँ। यहाँ पर इतने सारे मॉन्स्टर्स है कि सबके सब मुझे मार देंगे। मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। मैं पता नहीं कैसे इतने सारे मॉन्स्टर्स के बीच में आ गया हूँ। ये सब भी उसी लड़की की वजह से हो रहा है। मैं जरूर से उसे मार दूंगा। मेरी लाइफ के अंदर जब भी जो कुछ बुरा होता है, वो सब कुछ इनडायरेक्टली उसी लड़के से कनेक्ट हो जाता है। इसी के साथ कुनो मैंक को और भी 8-10 गालियां देता है और फिर इसके बाद में इन मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। मैंक थोड़ा दूर से ये सब कुछ देख रहा है। उसे अपनी सारी गालियां सुनाई दे रही है, लेकिन इस टाइम पर वो इस फाइट के बीच में नहीं आता और कहने लगता है, ये सच में एक बहुत बड़ा बेवकूफ है। बेकार में इतने सारे मॉन्स्टर्स को मारने में अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा है। पहले ही इसकी बॉडी के ऊपर काफी सारे घाव लगे हुए हैं। इसे इन्हें मारना छोड़कर सीधे ऊपर की तरफ जाने पे फोकस करना चाहिए था। जब तक कोई इन ट्रुथ बोआ के ऊपर खुद से अटैक करने की कोशिश ना करे, तब तक ये भी किसी और के ऊपर अटैक नहीं करते हैं। पहले ही अपनी बेवकूफी वजह से ये अपनी एक आंख गवा चुका है, अब अपनी पूरी बॉडी गवाएगा। अभी इसके पास में इसकी टोटल स्ट्रेंथ का केवल 30% है। उससे ही इन सारे मॉन्स्टर्स को हराना है, जो कि काफी तक नामुमकिन है। मैंक के इतना सोचने के साथ में ही कुनो के ऊपर पीछे की साइड से एक जोर से अटैक होता है और इसके बाद में वो जोर से गिर जाता है। सारे मॉन्स्टर उसे घेरना शुरू कर देते हैं। मैंक आगे सोचता है, अब तो इसका मरना पक्का है। ये बस अपनी मौत का इंतजार कर रहा है, मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी कुनो खुद को बचाने के लिए अपनी एक आखिरी कोशिश करता है। वो जोर से अपनी एक स्किल यूज करता है, जिससे उसकी बच्ची की एक आंख भी जोर से चमकने लगती है। वो अपनी बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी को अनलीश करते हुए जोर चिल्ला कहता है, तुम सारे मॉन्स्टर्स जल्दी से आगे बढ़ो और मेरे हाथों से मारे जाओ। मैं तुम सभी को मारकर यहाँ से बाहर निकलूंगा। चिकित्ते वो उन मॉन्स्टर्स के ऊपर तेज से अटैक करता है। कुछ मॉन्स्टर्स को मार भी देता है, लेकिन ऐसे चिल्लाने से सारे मॉन्स्टर मरेंगे नहीं। पीछे की साइड से जब कुनो के ऊपर कई सारे अटैक होते हैं और जब वो मॉन्स्टर उसे बहुत बुरी तरह जकड़ लेता है, तब उसकी बॉडी के अंदर से तेज से खून बहने लगता है और उसे अपनी आंखों के सामने अपनी मौत दिखाई दे जाती है। वो समझ जाता है वो कुछ भी कर ले, वो खुद को बचा नहीं सकता। मैंक दूर से कुनो को इस तरह तड़पता मरता देखकर काफी ज्यादा हंस रहा होता है। वो हंसते हुए सोचता है, चलो बढ़िया है, इसने अपनी जिंदगी की आखिरी गलती कर दी है। बच्ची कुछ एनर्जी भी अब इसने खर्च कर दी। मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा था कि मैं मॉन्स्टर से कभी ये कहूंगा कि इन्होंने मेरा काम किया है। ये मॉन्स्टर्स आज काफी अच्छा काम कर रहे हैं। इसी टाइम पर मैंक के सर में दोबारा से दर्द होना शुरू हो जाता है और दोबारा से ये फ्लैशबैक शुरू होता है, जिसके अंदर ये मास्टर उसे कहता है कि अगर तुम डेथ स्टेल्थ की इस स्किल को पूरी तरह सीखना चाहते हो, तो तुम्हें अपने इमोशंस को एकदम साइड में रखना होगा। फाइट के अंदर ये इमोशंस तुम पे हावी नहीं होनी चाहिए। हर अटैक पूरे इमोशनलेस फुल पावर से होना चाहिए, तभी तुम इस स्किल को फुल एफिशिएंटली यूज कर पाओगे। मैंक कहता है, लेकिन ऐसा हो कैसे सकता है? मैं एक ह्यूमन हूँ, हमें इमोशंस ही एक ह्यूमन बनाते हैं, वरना हम में और इन मॉन्स्टर्स में तो कोई फर्क ही नहीं रहेगा। मुझे नहीं लगता मैं इतना काबिल हूँ कि मैं इमोशंस को एकदम साइड में रख सकूं। मेरे को मेरे इमोशंस ही ह्यूमन बनाते हैं। मैं यहाँ पर इस स्किल को छोड़ सकता हूँ, लेकिन अपने इमोशंस को नहीं। इस फ्लैशबैक के खत्म होने के साथ में मैंने को याद आता है कि वो एक ह्यूमन है
और कुइनो भी एक ह्यूमन है, इसलिए मैंग की पहली जिम्मेदारी एक ह्यूमन को बचाने की है, ना कि खड़े खड़े दूर से ये सब कुछ देखने की। इसी वजह से वो डिसाइड करता है भले ही कुइनो उसका दुश्मन हो, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़कर एक मॉन्स्टर्स खाते तो उसे मरने नहीं देगा, वो खुद उसकी मदद करेगा। इसलिए वो तेजी से आगे बढ़कर उन मॉन्स्टर्स को अटैक करके सबसे पहले तो कुइनो को फ्री करता है। कुइनो हंसता हुआ बोलता है, तो आखिरकार तुम सामने आ ही गए। वैसे मुझे पता था तुम सामने आओगे क्योंकि तुम अकेले इतने काबिल नहीं हो कि इन सारे मॉन्स्टर्स को अकेले हरा पाओ। मेरे मरने के बाद में ये मॉन्स्टर तुम्हें भी हरा देते, इसलिए अच्छा हुआ तुम सही टाइम पे सामने आ गए। मेरे मरने के बाद में तुम्हारी मौत भी निश्चित थी, यही डर तुम्हें आज सामने लेके आया है। मैंग कहता है, तुम जो चाहे वो समझ सकते हो, लेकिन जहाँ पर हमारा मेन फोकस इन मॉन्स्टर को खत्म करना होना चाहिए, क्योंकि अगर अब हम दोनों में से कोई मर गया तो दूसरे का मंडा भी निश्चित है। इसलिए जल्दी से इन मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक करके इन्हें खत्म करो। इन्हों कहता है, यहाँ पर मैं पहले ही एक बात पक्की कर देता हूँ, इस फाइट के अंदर जो कुछ भी हो उससे हमारे बीच में जो फाइट चल रही थी उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये बिल्कुल मत सोचना कि यहाँ पर मेरी मदद करके तुम्हारी बीच की फाइट खत्म हो जाएगी, या मेरी मदद करके तुम मेरे ऊपर कोई भी एहसान नहीं कर रहे हो। मैं कहता है, मुझे पता है तुम किस तरह की घटिया इंसान हो, तुम्हारे ऊपर तो मैं किस तरह का एहसान करूंगा ही नहीं। इस तरह की सोच मेरे माइंड में कभी नहीं आती। क्विनो कहता है, अच्छा ऐसी बात है, तू इसे संभालो। लेकिन तो मैंग के ऊपर अटैक करता है। मैंग कहता है, मुझे पता था तुम ऐसा जरूर से करोगे। इसी के साथ वो स्ट्राइक को ब्लॉक करता है और राय कहता है, हम दोनों का आपस में लड़ना अभी जरूरी नहीं है, यहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर्स है, हमारे लिए अच्छा होगा पहले हम इन सभी को हरा लें। वैसे भी इन मॉन्स्टर्स के बीच में हमारा बदला पूरा नहीं हो पाएगा, बाद में हम दोनों अच्छी तरीके से अपना बदला पूरा कर लेंगे। मैंग की ये बात क्विनो को पसंद आती है, ये दोनों हंसना शुरू कर देता है। इसी टाइम पर ये सारे मॉन्स्टर्स इन दोनों के ऊपर अटैक करना शुरू करता है। फिर मैंग और क्विनो साथ में मिलकर इन मॉन्स्टर्स पर अटैक करता है और अब की बार ये फाइट काफी शानदार तरीके से आगे बढ़ती है। दोनों काफी तेजी से इन मॉन्स्टर्स को मारते जाते हैं और कुछ ही सेकंड्स के अंदर इन सारे मॉन्स्टर्स को एहसास हो जाता है कि इन दोनों को साथ में हराना एकदम नामुमकिन है। इस वजह से ये मॉन्स्टर्स से भाग जाते हैं। मैंग कहता है, ये मॉन्स्टर्स यहाँ जा रहे हैं, यानी कि अब मुझे तुमसे कोई भी काम नहीं है, इसलिए अब तुम्हारे लिए अच्छा होगा तुम मेरे लिए कोई भी गाली यूज ना करो, वरना मैं यहीं पे तुम्हें मार दूंगा, चाहे इसके बदले में मुझे खुद ही क्यों ना मना पड़े। कोइनो कहता है, मैं तुम्हें कुत्ते के बच्चा कहूंगा, तुम कुत्ते के बच्चे हो, बताओ तुम क्या कर लोगे, क्या तुम्हें कोई दिक्कत है। यहाँ पर मैंग को कोइनो के बिहेवियर के बारे में अच्छी तरह से पता होता है कि कोइनो केवल उसे उकसाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो खुद शांत होता हुआ उससे कहता है, तो फिर अब तुम बताओ ये सही करना क्या है। तुम चाहो तो हम इसी जगह पर अपनी फाइट को कंटिन्यू कर सकते हैं और यहीं पर फाइट को एंड कर सकते हैं, या फिर पहले यहाँ से बाहर निकल लेते हैं। जब तक यहाँ पर मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा तुम इस चीज के लिए पूरी तरह इंश्योर हो सकते हो कि ये सांप दोबारा से तुम पर अटैक नहीं करेंगे। कोहिनूर कहता है, तुम्हारे मुंह से इस तरह के शब्द बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, साथ में आने के बाद कन कुर रहा है। तुम्हारी टीम के अंदर कितने सारे घटिया लोग हैं, मैं उन्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम्हारी टीम के लोगों ने हमारी टीम के ऊपर अटैक करने की कोशिश की, वो भी केवल कुछ पैसों के लिए। ये सच में एक बहुत ही घटिया हरकत है, इसके बाद में तुम्हारे साथ में काम करने के बारे में मैं बिल्कुल सोच भी नहीं सकता। मैंग को यहाँ पर कोहिनूर की बात काफी अटपटी सी लगती है। वो कहता है, मिस्टर कोहिनूर ये आप क्या कह रहे हैं, आपने अभी कहा हमने पर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं, बल्कि वो आप लोग थे जिसने हमारे ऊपर अटैक करके हमें स्पाई करके हमारे ऊपर पत्थर गिराने की कोशिश की और हमें जिंदा जीवन में दफनाने की कोशिश की। अब आप लोग बताइए घटिया कौन है, आप या फिर हम। कोहिनूर बोलता है, तुम सब के सब एकदम बेवकूफ हो, तुम्हारी टीम की लीडर एल्विसिया तुम सभी को बेवकूफ बना रही है और तुम सब बन भी रहे हो। मैं तुम्हें हमारा मैप दिखा सकता हूँ, जिससे तुम्हें पता चल जाएगा हम किस टाइम पर किस रूट से भी गुजर रहे थे। तुम्हारी और हमारी टीम पूरी इस मिशन के दौरान केवल एक बार ही है जब आमने सामने आई थी, उसके बाद में हमने तुम्हें देखा भी नहीं। ये कहते हुए कोहिनूर मैंग की तरफ अपना एक मैप बढ़ाता है। मैंग उस मैप में देखता है जिससे एहसास होता है कि ये कोहिनूर बिल्कुल सच बोल रहा है। इनका रास्ता मैंग की टीम से एकदम अलग है और ये दोनों आपस में टकराना एकदम नामुमकिन जैसा है। कोहिनूर कहता है, अब तुम्हें एहसास हो गया कि हम दोनों के रास्ते आपस में कहीं भी क्लैश नहीं हो रहे थे। तुम पूरे टाइम इस गुफा के अंदर ऊपर की तरफ थे और नीचे की तरफ आ रहे थे और हम डायरेक्टली नीचे की तरफ ही थे। हमारा पूरा टाइम एग्जिट से कनेक्टेड था, हमें एग्जिट को अपने कनेक्शन में रखना था ताकि हम सही टाइम पर यहाँ से बाहर निकल सके। तो हम बेकार में तुम्हारे ऊपर पत्थरों की बारिश क्यों करेंगे जो कि सीधे हमारे ऊपर ही गिरने वाली है। मैंग कहता है, एक मिनट, अभी आपने कहा क्या पूरे टाइम एग्जिट से कनेक्टेड रहना चाहते थे, इसका क्या मतलब है। कोहिनूर कहता है, इस गुफा के अंदर एग्जिट से कनेक्टेड रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम हर समय चाहते थे कि किसी टाइम पर यहाँ से बाहर निकल सके। इन गुफाओं के अंदर एक बहुत ही बड़ी माउंटेन रेंज है, उस जगह माना जाता है काफी सारे ताकतवर मॉन्स्टर्स है और वो सारे मॉन्स्टर्स कभी भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। इस तरीके के मॉन्स्टर अक्सर ही काफी तक गहराई के अंदर पाए जाते हैं और वो मॉन्स्टर और भी ज्यादा नीचे गहराई में, लेकिन कभी भी पहाड़ चढ़ के ऊपर की तरफ आ सकता है। यही कारण था हम चाहते थे कि हम हमेशा एग्जिट से कनेक्टेड रहे। इस रूट मैप को फॉलो करते हुए अगर हम इसे इस सही डिवाइस से कनेक्ट कर लें तो हम और भी सारे एग्जिट मैप को ढूंढ सकते हैं। ये एक तरीके से हमारा सिक्योरिटी प्लान था इमरजेंसी में यूज करने के लिए। तुम्हारी टीम लीडर एल्विसिया इस बारे में सोच भी नहीं सकती, क्योंकि उसे अपने टीम मेंबर से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। मॉन्स्टर्स के अटैक के टाइम पर वो तो बचाओ बचाओ चिल्लाकर वहां से निकल जाएगी, लेकिन तुम सब के सब उन मॉन्स्टर के साथ में वहीं पर लटक जाओगे। यहाँ पर अब मैंग के पास में कोहिनूर की इन बातों का जवाब देने के लिए कुछ बचता नहीं है। वो आराम से अपनी जगह बैठ जाता है। कोहिनूर भी बैठ जाता है क्योंकि उसकी बॉडी के ऊपर काफी सारे घाव लगे हुए थे। मैंग कोहिनूर की तरफ एक फर्स्ट एड किट पकड़ा देता है। कोहिनूर बोलता है, मुझे पता था तुम एक किट मुझे देने वाले हो, लेकिन इस किट के अंदर मैं जितनी भी चीज यूज करने वाला हूँ वो बाहर जाता ही तो मैं लौटा दूंगा। जब हम दोनों के बीच में सारे हिसाब किताब खत्म हो जाएगा उसके बाद में हम फाइट करेंगे। मैंग कहता है, मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है,
जब तुम्हारी टीम के किसी भी बंदे ने हमारे ऊपर स्पाई करने की कोशिश नहीं की और हमारे पास से एक बंदे ने हमारे मैप को चुराने की कोशिश की थी, इन दोनों के आपस में कोई कनेक्शन है। हमारी टीम के अंदर वो जासूस वो किस टीम का था? कोई इन्हों कहता है हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मुझे पूरा यकीन है यहाँ पर कोई और भी ऐसा है जो कि चाहता है हम दोनों की टीम के बीच में एक बहुत खतरनाक फाइट हो, दोनों फाइट टीम खत्म हो जाए और फिर वो अकेला तीसरा बंदा सब कुछ लेके चला जाए। जिस सुनकर मैंग गहन ध्यान में चला जाता है। वो हर एक के ऊपर शक करता है और सोचता है कि कौन हो सकता है वो जो कि इस तरह की हरकत करेगा और किसका इस सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है। कुछ देर तक सोचने के बाद में भी मैंग के माइंड में किसी भी एक बंदे का नाम नहीं आता, क्योंकि ये करने में सबका फायदा है और कोई भी ऐसा नहीं है जिसके ऊपर वो शक कर सके। क्विनो कहता है तुम सच में एक बहुत बड़े बेवकूफ हो, इतना सोचने के बाद में भी तुम्हें अभी तक वो नाम समझ में नहीं आ रहा। वो असल में लिन चुआन है जो कि ये सब कुछ कर रहा है। क्विनो यहाँ पर अपनी बातों कंप्लीट करता है कि तभी ऊपर की साइड से एक बहुत ही धमाके की आवाज आती है। इस धमाके से दो बंदे सीधे नीचे आए गिरते हैं और नीचे गिरने के साथ ही इन दोनों की डेथ हो जाती है। यहाँ पर मैंग और क्विनो को याद आता है कि ये दोनों तो आराम से बैठ गए, लेकिन ऊपर एक खतरनाक फाइट चल रही है, उस फाइट को भी रोकना होगा। क्विनो कहता है लेकिन अभी भी एक दिक्कत है, इस पहाड़ के ऊपर चढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। हम यहाँ पे इतनी जल्दी नीचे तो गिर गए, लेकिन ऊपर चढ़ने में कुछ घंटे लग सकते हैं। अगर हमने ऐसे चढ़ने की कोशिश की तो ऐसा भी हो सकता है हम ऊपर तक पहुंच भी ना पाए। ऊपर पहुंचने से पहले सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी और हम वापस से नीचे गिर जाएंगे। और इसके अलावा ऊपर एक बहुत ही खतरनाक फाइट चल रही है, पूरे टाइम ऊपर से कुछ ना कुछ हम पर गिरता ही रहेगा, वो भी एक अलग खतरा है। हमें खुद के प्रोटेक्शन पे भी ध्यान देना है। इन सारे क्वेश्चन को सुनकर मैं काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो खुश बोलता है आप सच में एक बहुत बड़े जीनियस है, आपको पता है हमारे सामने किस किस तरह की दिक्कत आने वाली है। अभी दिक्कतें तो आ चुकी है, इनको सॉल्व मैं कर दूंगा, मुझे पता है हमें क्या करना चाहिए। ये कहने के बाद मैंग तेजी से अपनी तलवार निकालते हुए वहां से भागने लगता है। क्विनो कहता है ये लड़का मुझे जीनियस बोलकर यहाँ से भाग रहा है, कोई ऐसा तो नहीं ये मुझे चिढ़ा रहा है। मैं इससे जब फाइट होगी तब इस चीज का बदला लूंगा, ये इस चीज के लिए मरेगा। यहाँ से मैंग भागते हुए इन सांपों की बॉडी के पास में पहुंचता है और तेजी से इनकी बॉडीज के ऊपर कट लगाना शुरू करता है, इनकी स्किन को इनकी बॉडी से अलग करता है। क्विनो कहता है इस लड़के का फादर एक हार्वेस्टर है, इसके अंदर हार्वेस्टर गुण होना तो कवजा शानदार है, लेकिन फिर भी केवल एक चक्कू की मदद से इतनी शानदार हार्वेस्टिंग करना ये सच में काफी कमाल का है। यहाँ पर ये हार्वेस्टिंग प्रोसेस चली रही होती है तो पीछे की साइड से कुछ मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक कर देता है। ये अटैक डायरेक्टली मैंग के ऊपर हो रहा होता है, लेकिन क्विनो थोड़ी वफादारी दिखाते हुए इन मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक करके मैंग को बचा लेता है। इससे कुछ और मॉन्स्टर उसके मर जाते हैं और बाकी मॉन्स्टर वहां से भागने लगता है। क्विनो कहता है अच्छी बात है, तुम्हें पता है किस टाइम पर अटैक करना है और कब पीछे हट जाना है। इसी टाइम पर क्विनो के चेहरे पर कुछ स्किन आई गिरती है, ये उस स्नेक की स्किन है। वो कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, तुमने इस स्नेक की बॉडी के ऊपर से इसकी स्किन को अलग कर लिया, इससे होगा क्या? मैंग कहता है ये सारी स्किन कब शानदार है, ये बॉडी कब मजबूत होती है, इनके ऊपर अगर हम पत्थर से भी सीधे अटैक करेंगे तो वो भी रिफ्लेक्ट हो सकता है। उसके अलावा इन स्किन्स के ऊपर हीटिंग की पावर भी है, इसलिए जब आप इसे अपने ऊपर उड़ेंगे तो आपको अपनी बॉडी के अंदर एनर्जी फील होगी। आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। क्विनो वैसे ही करता है, वो जैसे ही उस स्किन को अपनी बॉडी के ऊपर डालता है उसकी बॉडी तेज से गर्म होने लगती है, उसे अपनी बॉडी के अंदर एनर्जी का फ्लो फील होता है और इसके बाद में वो मैंगी काफी तारीफ करता है और आई कहता है ठीक है एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो चुकी है, अब हमारे पास में एक डिफेंसिव ऑर्गन है, यहाँ से ऊपर चढ़ने में हम मरेंगे नहीं, लेकिन ऊपर चढ़ेंगे कैसे? यहाँ की तुम चढ़ाई देख रहे हो ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, हम ऐसे ऊपर नहीं चढ़ सकते। मैंग कहता है उसी चिंता मत कीजिए, उसका सोल्यूशन तो मैंने बहुत पहले निकाल लिया है। जब हम इन गुफाओं के अंदर घूम रहे थे तब हमारे ऊपर कब से स्लैम्स ने अटैक किया था, उन स्लैम्स की बॉडी के कुछ पार्ट अभी मेरे पास में है, हम इन्हीं का यूज करेंगे यहाँ से ऊपर चढ़ने के लिए। ये कहते मैंग उन स्किन के ऊपर ही इन स्लैम को चिपकाने लगता है। तो इन्हों कहता है कि सच में ये काम करेगा? मैंग कहता है हाँ बिल्कुल, ये स्किन तो काम करी ना, वैसे ही ये भी काम करेंगे। ये मॉन्स्टर्स भले ही हमारे सरकार खराब करते हो, लेकिन जो काम इन्होंने खराब किया है उस काम को ठीक करने का तरीका भी इन मॉन्स्टर्स के पास में ही होता है। बस यहाँ पर हमें जरूरत है मिर्जी तेज दिखाएं और एक शानदार एक्सपीरियंस जो कि इस मौके को निकाल सके। इसी के साथ ही मैंग का ये नया जुगाड़ रेडी हो जाता है जिसकी मदद से वो इस पहाड़ के ऊपर चढ़ने वाला है। तभी दोबारा से जोर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, एक और बंदा उस पहाड़ के ऊपर से सीधे नीचे गिरता है और गिरने के साथ उसकी डेथ हो जाती है। इस बार जो बंदा नीचे गिरा है ये एक बहुत ही खास बंदा है। क्विनो इसे देखते पहचान जाता है, ये शेन जोलोंग जो कि क्विनो की टीम का लीडर है, उसका एक खास बॉडीगार्ड है और यहाँ पर इसके गिरने का मतलब है शेन जोलोंग के ऊपर कोई जरूर से खतरा आया है। ये सुनते हुए मैंग इस बॉडी के पास में आता है और तेजी से इसकी तलाश लेने लगता है। क्विनो कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, ये एक बॉडीगार्ड है, ये यहाँ पर शहीद हुआ है, तुम इस तरीके से इसकी तलाश नहीं ले सकते, तुम्हें यहाँ पर इसकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। एक सोल्जर का दूसरे सोल्जर के साथ में इस तरह का बिहेवियर बिल्कुल सही नहीं है। मैंग कहता है बिल्कुल चुप रहो, जहाँ पर हमारे पास में रिसोर्सेज की बहुत ज्यादा कमी है, केवल यही चीजें हैं जो कि मेरी रिसोर्स लाके दे सकती है। इन लोगों के पास में ये जितनी भी चीजें हैं हम इनका यूज करेंगे ताकि यहाँ पर हमारे ऊपर किसी भी तरह खतरा आने पर हम यहाँ पे सर्वाइव कर सके। ये कहते हुए मैंग को इस बॉडीगार्ड के पास में एक बहुत शानदार सी बंदूक मिल जाती है जिसे देखकर क्विनो काफी घबरा जाता है। वो कहता है ये पिस्टल बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसके अंदर कई सारे मॉन्स्टर्स की पावर का यूज किया गया है और जो बुलेट है वो भी मॉन्स्टर्स की बॉडी पार्ट से बने हुए हैं। अगर इसकी तो एक बुलेट फायर करोगे तो वो भी अपोनेंट को पूरी तरह से खत्म कर सकती है। मुझे समझ में नहीं आ रहा इस पूरी फाइट के अंदर इस बॉडीगार्ड ने इस पिस्टल का यूज क्यों नहीं किया। मैं यहाँ पर तुम्हें भी ये रिकमेंड करूंगा इस पिस्टल का बिल्कुल भी यूज नहीं करना, बल्कि तुम तो इसे यहीं पर छोड़ दो, क्योंकि अगर ये पिस्टल चल भी गई तो भी ये गुफा बुरी तरह ढह जाएगी। मैंग कहता है कि सच में इस पिस्टल के अंदर इतनी ज्यादा पावर है
तब तो हम इसे बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते हैं। ये पिस्टल अब से मेरे पास में ही रहेगी और वैसे भी मैं इसे यूज थोड़ी करने वाला हूँ, ये तो डराने में काम आएगी। और फिर आखिर में उससे कहता है मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ तारीफ सुनी है न्यूज के अंदर। एक बार मुझे पता चला था कि किस तरीके से एक एग्जाम के बीच में तुम एक जंगल के अंदर टेलीपोर्ट हो गए थे, वहां पर किस तरीके से तुमने सर्वाइव किया था। मुझे यकीन है यहाँ से भी हम बाहर निकल ही जाएंगे। मैं भी पागल हूँ, तुमसे बदला लेने के बारे में सोच रहा था, बल्कि मुझे तो तुम्हारे साथ में काम करने के बारे में सोचना चाहिए। मैंग कहता है वैसे आपको पहले क्यों लग रहा था कि आपको उनसे बदला लेना चाहिए। क्विनो कहता है कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं था, बस ऐसे ही मेरा मन था तुमसे लड़ाई करने का, तो बस मैंने लड़ाई शुरू कर दी। इस बात को तुम बिल्कुल भी सीरियसली मत लेना। ये कहते क्विनो जोर से हंसना शुरू कर देता है। इसी टाइम पर मैंग को यहाँ पर किसी गड़बड़ क्यों नहीं होता है। वो जल्दी से क्विनो कहता है एकदम शांत हो जाओ, दीवार के एकदम अच्छी तरह चिपक जाओ। जिसमें क्विनो बिल्कुल वैसे करता है। उसे दिखाई देता है ऊपर की साइड से काफी सारे पत्थर नीचे की तरफ गिर रहा है। क्विनो कहता है ये सब क्या हो रहा है, एकदम से ये पत्थर नीचे गिरना कैसे शुरू हो गए। मैंग कहता है आपको तो पता ही है ऊपर लड़ाई चल रही है, वो जरूर से कोई खतरनाक वेपन का ऊपर यूज कर रहे होंगे, इसी वजह से इस तरह के पत्थर नीचे गिर रहे हैं। अभी तो उन्होंने सबसे खतरनाक वेपन का यूज करना शुरू नहीं किया है, छोटे मोटे वेपन से यूज हो रहा है, इसलिए इस तरह के पत्थर गिर रहे हैं। लेकिन जब बड़े वेपन यूज होंगे तब खतरा काफी ज्यादा हो सकता है। क्विनो कहता है तुम इन सब पत्थरों को छोटे मोटे वेपन से होने वाले इफेक्ट कर रहे हो, मतलब तुम लोगों के पास में और भी ताकतवर वेपन है। मैंग कहता है हाँ बिल्कुल हमारे पास में बहुत ताकतवर वेपन है, अगर हमने उन ताकतवर वेपन्स को यहाँ पे यूज कर लिया तो वो केव और इसके अलावा यहाँ पे जितने मॉन्स्टर्स है वो सब के सब एक ही सेकंड में मारे जाएंगे। न केवल मॉन्स्टर्स बल्कि यहाँ पर हम और बाकी जितने भी जीव है वो सब के सब मारे जाएंगे, कोई भी यहाँ जिंदा नहीं बच पाएगा। ये सुनकर क्विनो के पसीने छूटने लगता है, वो तेजी से ऊपर चढ़ते हुए कहने लगता है तो फिर ये बात तो मुझे पहले बतानी चाहिए थी, हमें जल्दी से ऊपर चढ़ के इस सबको रोकना होगा, कहीं वो उस ताकतवर वेपन का यूज ना कर दें। ये कहते क्विनो जो ऊपर की तरफ चढ़ता है तो उसकी स्पीड काफी तेज होती है। मैं सोचने लगता है ये क्या हो रहा है, मेरे पास में डेड डेविल की स्किल है, मैं अपने एनवायरनमेंट को काफी तरह समझ सकता हूँ, इसके अलावा तेज से और भी चढ़ सकता हूँ, लेकिन फिर भी इसकी स्पीड मेरे साथ तेज कैसे। जरूर से इसके पास में कोई शानदार टैलेंट है जिसके बारे में मैं खुद नहीं जानता। इसी टाइम मैंग को अपनी पिछली लाइफ की एक घटना याद आती है। उसे आता है वो टाइम जब वो जाओ हुरान से फाइट किया था और फिर काफी लंबे टाइम के लिए एक हॉस्पिटल के अंदर रहा था, और फिर जब कुछ टाइम बाद में वो हॉस्पिटल से बाहर निकला था तो उसे पता चला था कि उसके फादर को हार्वेस्टिंग काम से बाहर निकाल दिया गया है, बल्कि उसके ऊपर एक बहुत बड़ा लोन भी लगा दिया गया है, जिससे अब वो केवल हार्वेस्टर नहीं है बल्कि एक बंधुआ हार्वेस्टर है, यानी कि उन्हें काम करने की कोई सैलरी नहीं मिलेगी। इसी लोन को चुकाने के लिए मैंग को भी उस हार्वेस्टिंग कंपनी के अंदर काम करना पड़ता है। उस टाइम पर हार्वेस्टिंग कंपनी का ओनर क्विन हो होता है, जो कि कई तरीके से उनके ऊपर नए नए तरह के लोन लगाता जाता है, नए नए इंटरेस्ट ऐड करता जाता है, जिससे कभी भी ये सब कुछ खत्म नहीं होता। उसके कुछ टाइम बाद में पूरे अखबारों के अंदर एक स्पेशल खबर फैल जाती है कि क्विन हो अपनी टीम के साथ में समुद्र के अंदर किसी स्पेशल मिशन पे जाता है, जहाँ पर उसे एक स्पेशल माइन मिल जाती है और वो वहां से कम से रिसोर्स को लेकर वापस लौट आता है, जिससे उसे कम ज्यादा पैसे मिल जाते हैं। यानी इसका मतलब वो स्पेशल खबर जो चारों तरफ फैली हुई थी वो इसी मिशन के बारे में थी। पिछली लाइफ के अंदर कोई इन्होंने इस मिशन को इतने से कंप्लीट किया था। उस टाइम पर इस खबर के इतने फेमस होने का मेन कारण ये था क्योंकि इस मिशन के ऊपर जितने भी सर्वाइवर्स आए थे उनमें से केवल कुछ ही थे जो कि जिंदा बच पाए, और वो कुछ लोग भी कैसे जिंदा बचे इसके बारे में भी कोई भी कुछ खास नहीं जानता। यानी कि इसका मतलब मैं यहाँ पर आया हूँ इस वजह से क्विनो को इतनी दिक्कत हो रही है, वरना क्विनो किसी न किसी तरीके से इस जगह पर सर्वाइव कर ही जाता, जैसे कि उसने पिछली लाइफ के अंदर किया था। ये याद आने के बाद मैंग एक और फ्लैशबैक को याद करता है, और ये थोड़ा बुरा फ्लैशबैक है। इसके अंदर मैंग अपने फादर के बॉस के पास में कुछ पैसे मांगने के लिए आता है और ये बॉस हमेशा की तरह साफ मना कर देता है। यहाँ पर मैंग के फादर की तबीयत काफी ज्यादा खराब है, उनके पास में एक इंश्योरेंस है जो कि ये कंपनी जारी कर सकती है, लेकिन इस कंपनी ने उस इंश्योरेंस के पैसे को अपने पास में दबा लिया है लोन की किस्तों के रूप में, और मैंग और उसकी बहन को इन पैसों को देने से साफ इनकार कर दिया है। इस वजह से मैंग की बहन काफी ज्यादा उदास हो जाती है। वो कहने लगती है यहाँ पर ये सब कुछ बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है, फादर के पास में इतना बड़ा इंश्योरेंस है, उनकी तबीयत आज खराब है तो आज ये इंश्योरेंस काम नहीं आ रहा है। ह्यूमन राइट्स के जितने भी नियम थे वो सारे हम फॉलो करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमें इसका कोई फायदा नहीं हो रहा है। यहाँ पर ये सारे अमीर लोग उस सारे पैसे को अपने लिए दबा ले रहे हैं। ये सब बिल्कुल भी ठीक नहीं है। भले ही हम अभी कमजोर है, लेकिन जल्दी अपनी पावर को बढ़ाने के बाद में हम इन सभी से बदला लेंगे। ये सभी अमीर लोग जो कि गरीबों का इस तरह से खून चूस रहे हैं, इन सभी को इसकी सजा मिलेगी। इसी के साथ ही ये फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। मैंग यहाँ पर याद करने की कोशिश करता है कि इसके बाद में हुआ क्या था, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आता। तब उसके सर पर एक छोटा सा पत्थर है गिरता है। इस पत्थर को क्विन होने गिराया है, जो कि मैंग से कहता है क्या हुआ, तुम अचानक से क्या हो गए, अपना पूरा ध्यान यहाँ पर लगाओ और जल्दी से ऊपर चढ़ो, अगर तुम यहाँ से वापस से नीचे जाते हो तो मैं एक लात मारकर तुम्हें यहाँ से नीचे फेंक सकता हूँ। मैंग कहता है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो खुद भी यहाँ से निकलना चाहता हूँ, मैं बस ये सोच रहा था कि ऊपर जाने के बाद में हम करेंगे क्या, लेकिन तुमने मुझे बुरी तरह सोचने भी नहीं दिया, पूरा इंटरप्ट कर दिया। क्विनो कहता है अपना ये रोना धोना बंद करो, एक बात को अच्छे से समझ लो, यहाँ से ऊपर मेरे जैसे काफी सारे ताकतवर लोग हैं, भी कमजोर थे वो सारे तो अब तक मारे जा चुके होंगे। यहाँ पे हमारा मेन फोकस यहाँ से ऊपर जाने पर होना चाहिए। ऊपर जाने के बाद में कैसे उन सभी को रोकना है वो तो हम बाद में भी सोच लेंगे। जिस सुनकर मैंग दोबारा से ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है और फिर आगे सोचता है मुझे याद है अभी इस टाइम पर ये 3 स्टार अर्थ स्टेट कल्टिवेटर है, लेकिन मेरी पिछली लाइफ के अंदर ये मरने से पहले 5 स्टार स्काई स्टेट कल्टिवेटर बन चुका था,
यानी कि इसी कुछ टाइम पीरियड के अंदर इसने कुछ ऐसा किया है जिससे इसे कंडीशन बूस्ट मिला है। हो ना हो इस बूस्ट का मेन कारण इस गुफा के अंदर है। इस गुफा के अंदर इस जरूर से कुछ न कुछ ऐसा खास मिला होगा जो कि इसे कंडीशन की स्पीड को काफी ज्यादा बढ़ा देगा। और अब मैं यहाँ पर इसके साथ में हूँ, जिसका मतलब वो चीज मुझे भी मिल सकती है। ये बंदा पिछले बार यहाँ से बच के निकल गया था, तो इस बार मुझे भी अपने साथ में लेकर यहाँ से बच के निकाल लेगा। इसका गुड लक आज मेरे काफी ज्यादा काम आने वाला है। यहाँ से हम कुछ मिनट बाद से देखते हैं मैंग और कोहिनूर इस पहाड़ के एकदम ऊंचाई पहुंच चुका है, यानी उस जगह पर जब लड़ाई चल रही है। इन लड़ाई का शोर भी काफी ज्यादा सुनाई दे रहा है। ये यहाँ पर एक दीवार के पास में एक मशीन घुसाते हैं ताकि ऊपर जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ पता चल सके। मैंग यहाँ पर पहले इस मशीन की मदद से अंदर झांकता है और फिर कुछ कह नहीं पाता, वो काफी चौंक जाता है। कोहिनूर भी अंदर झांकता है, उसे पता चलता है कि ऊपर जितने भी लोग थे वो सबके सब मारे जा चुके हैं। वहां पे ऊपर चारों तरफ केवल लाशें ही लाशें हैं। कोहिनूर कहता है ये क्या हुआ, सबके सब मारे गए, यानी इसका मतलब अब यहाँ पर केवल हम ही कुछ लोग हैं जो कि जिंदा बचे हुए हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, शेन तो बहुत जो ताकतवर था वो मर नहीं सकता। कोहिनूर के इतना कहने के साथ ही एक बहुत जोर धमाके की आवाज आती है और एक बहुत जोर से लाइट चमकती है। इस धमाके के कारण यहाँ पर इस पहाड़ के ऊपर जितनी भी लाशें होती है ये तेजी से उछलकर उस पहाड़ से नीचे गिर जाती है। हम देखते हैं ये धमाका शेन ने किया है जो तेजी से हवा में उछलता है। इसके हाथ में कोई है। ये देखकर मैंग जल्दी से उस मशीन की मदद से इसे चेक करने की कोशिश करता है। उसमें चलता है शेन ने अपने हाथ में लिन को पकड़ रखा है। लिन के हाथ बहुत दस्त खराब है। शेन दूसरी टीम का लीडर है और जब पिछली बार शेन और लिन आमने सामने आए थे तब पता चला था कि इन दोनों की पावर एकदम बराबर है। लेकिन अभी जब मैंग को यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर लिन की असलियत दिखाई देती है तो उससे पता चल जाता है कि शेन कब जो ताकतवर है और उसने यहाँ पर लिन को इस फाइट में हरा दिया है। शेन यहाँ पर अपनी पावर की मदद से हवा में उड़ते हुए कहने लगता है, एल्विसिया तुम जहाँ कहीं भी हो जल्दी से मेरे सामने आ जाओ। अगर अभी के अभी तुम सामने नहीं आती हो तो तुम्हारे साथी लिन की बहुत बुरी हालत हो जाएगी। ये तुम्हारा लास्ट चांस है। मैं 3 तक गिनती गिनूंगा, उसके बाद में लिन की मौत पक्की है। मैं इसकी बॉडी के कैसे टुकड़े कर दूंगा। उसके बाद में तुम जिन रिसोर्स को कलेक्ट करने के लिए आई थी उन्हें तो कलेक्ट नहीं कर पाओगी, बल्कि अपने दोस्त की अस्थियों को यहाँ पर कलेक्ट करती रहना। इस धमकी को सुनने के बाद में मैंग काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। वो डिसाइड करता है वो खुद आगे बढ़कर लिन की मदद करेगा। वो यहाँ पर जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करता है कोहिनूर जल्दी से उसके कंधे पर हाथ रख के उसे कहता है, शांत हो जाओ, ऐसा अचानक से अटैक करने से कुछ भी होने वाला नहीं है। तुम भी सामने जाके मारे जाओगे, पहले अच्छी तरह सोच लो किस तरह से अटैक करना है। इसी टाइम पर जोर से शेन की आवाज आती है एक। मैंग को भी सुनने नहीं आता है उसे क्या करना चाहिए। तभी उसे एक आइडिया आता है। वो अपनी स्किल क्रॉप्स वर्ल्ड को एक्टिवेट कर देता है। तभी शेन की दोबारा से आवाज आती है 2। इसी टाइम पर मैंग सोचने लगता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। बर्दरलिन का जो ताकतवर है, इसके अलावा वो बहुत स्मार्ट भी है। अगर उसे किस तरह से शेन ने पकड़ भी लिया है तो मुझे ऐसा लगता है इस सब के पीछे भी बर्दरलिन की कोई चाल है। वो यहाँ पर कोई अलग गेम खेल रहे हैं। वो किसी भी तरीके से यहाँ मारा नहीं जा सकते। वो एक मास्टरमाइंड है। वो जो कुछ भी कर रहे हैं इसके अंदर जरूर से उन्हीं की कोई चाल होगी। मुझे जरूर से उसे पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए। ये सोचते हुए मैंग का स्किल एक्टिवेशन जारी रहता है। इस देखकर कोहिनूर सोचता है, क्या बात है, इस लड़के के पास में ये शानदार स्किल है। इसकी बॉडी के अंदर से जिस तरह की एनर्जी निकल रही है मैं तो इसका फैन हो चुका हूँ। इसी टाइम पर शेन जो कि लिन के साथ में हवा में उड़ रहा है, उसके चेहरे के ऊपर एक अजीब स्माइल आ जाती है। उसे पता चल चुका है एल्विसिया किस जगह पर है। उस देख कहता है, तो तुम वहां पर छुपी हुई हो, अब जल्दी से मेरे सामने आ जाओ। ये कहते हुए वो लिन को उस दिशा में फेंक देता है। लिन यहाँ पर सीधे बेहोशी की हालत में एक पत्थर से टकराने वाला है। एल्विसिया यहाँ पर इसी पत्थर के बीच छुपी हुई होती है। उससे ये सब कुछ देखा नहीं जाता। वो जल्दी से चलकर वहां पर सामने जाती है, लिन को पकड़ लेती है और उसे उस पत्थर से टकराने से बचा लेती है। लेकिन ये सब कुछ करने के चक्कर में वो खुद ही उस पत्थर से टकरा जाती है और उसकी पीठ के ऊपर एक काफी बुरी तरह चोट लग जाती है। लेकिन इससे एक चीज खुलासा हो जाता है कि अब तक जो एल्विसिया को एक सेल्फिश लड़की की तरह दिखाया जा रहा था वो असल में सही नहीं है। यहाँ पर ये कोई फाइटर नहीं है, लेकिन फिर भी सामने आकर लिन की मदद कर रही है। इसका मतलब कुछ तो बात है। शेन भी यहाँ पर इस चीज को देखकर हंसने लगता है। वो उसे कहता है, एल्विसिया मुझे लगा नहीं था तुम इतनी बड़ी पागल होगी, किस तरीके से मेरे सामने आ जाओगी। तुम कोई फाइटर नहीं हो, तुम सामने आके भी कुछ भी नहीं कर सकती। अब तुम्हारा मरना पूरी तरह तय है। पहले तुम मरोगी और उसके बाद में मैं इसको मारूंगा, या फिर तुम चाहो तो हम इस ऑर्डर को बदल भी सकते हैं। पहले ये लड़का मरेगा जो कि तुम्हारा कुत्ता है, उसके बाद में जब तुम इसके गम में रो रही होगी तब तुम्हारा नंबर भी आएगा, मैं तुम्हें भी बहुत बुरी तरह से मार दूंगा। ये कहते शेन अपनी पावर को यूज करना शुरू करता है। उसके आसपास में कब से स्फोट दिखाई देने लगती है। इन्हीं स्फोट के साथ में वो धीरे धीरे ट्रेन पे आ जाता है। एल्विसिया कहती है, मैं यहाँ पर तुम्हें एक आखिरी मौका देना चाहती हूँ, यहाँ से लौट जाओ, तुम्हारी जान बच जाएगी। शेन कहता है, तुम मुझे मौका दोगी, तुम मुझे जिंदा छोड़ने की मौका दे रही हो। अपने आसपास में देखो, तुम्हारे साथ के सारे लोग मारे जा चुके हैं, अब तुम्हारा भी नंबर है, तुम भी मेरे हाथों से मरोगी। जब यहाँ पर इस फाइट के अंदर मैं जीतने वाला हूँ तो इस फाइट के अंदर मैं पीछे क्यों हटूं। जब मैं तुम सभी को मारकर यहाँ पे जो रूबी जाड़े वाइन है उसे अपने कब्जे में ले लूंगा तब मेरे पास में बहुत सारा पैसा होगा, पूरे वर्ल्ड के अंदर मेरा नाम होगा। ये सब कुछ मुझे पाने से रोकने वाली केवल तुम ही हो और तुम्हें मरने के बाद में मुझे कोई भी नहीं रोक सकता, तो मैं पीछे क्यों हटूं। ये सुनकर एल्विसिया खड़ी होती है। वो लिन को एक पत्थर भी रख देती है और फिर दोबारा सामने आते हुए कहती है, तुम्हारे पास में एक आखिरी मौका था लेकिन तुमने उसे गवा दिया है, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हें लगा था मैं कमजोर हूँ, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है।
जगह तो एल्विसिया अपनी पावर को यूज करती है। कुछ ही सेकंड्स के अंदर उसके बॉडी के अंदर से एक बहुत ही खतरनाक कलेक्शन एनर्जी बाहर निकलती है। वो जोर से चिल्लाती है, अर्थ मेरी आवाज सुनो, इसके ऊपर अटैक करो। एल्विसिया के इतना कहने के साथ ही जैसे अर्थ उसकी आवाज सुन लेती है, जमीन के अंदर से दो बड़े बड़े स्पीयर बाहर निकलते हैं जो कि सीधे शेन की पीठ के अंदर घुस जाते हैं। उसे इस तरह के अटैक का बिल्कुल अनुमान ही नहीं होता। इस अटैक को देखकर वो बहुत भीतर चौंक जाता है। वो कहने लगता है, ये तो नामुमकिन है, तुम कोई फाइटर नहीं हो, तुम्हारे पास में इस तरह की स्किल होनी ही नहीं चाहिए थी। तुम्हें कम समझ के मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी, लेकिन अब मैं उसे दोहराऊंगा नहीं बल्कि सही करूंगा। तुम अब मेरे हाथों से मरने वाली हो। ये कि तो शेन अपनी पावर को यूज करता है, उसके पास से सारी स्वॉर्ड तेजी से एल्विसिया की तरफ बढ़ने लगती है। एल्विसिया तुरंत ही अपनी स्किल यूज करती है, जिससे जमीन जैसे ये दीवार बाहर निकलती है और ये सारी स्वॉर्ड इसमें टक्के रह जाती है। एक भी स्वॉर्ड एल्विसिया तक पहुंच नहीं पाती और उसकी जान बच जाती है। इसके बाद में वह कहती है, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, मेरा ये आखिरी अटैक तुम्हें पूरी तरह से खत्म कर देगा। ये फाइट अब केवल हम दोनों के बीच में है, इसके बाद में ये फाइट एंड हो जाएगी और तुम्हारा भी यहीं पर अंत होगा। ये तो एल्विसिया दोबारा से पावर यूज करती है और इस बार जमीन से नहीं बल्कि ऊपर की तरफ से काफी सारे पिलर अपीयर होता है और तेजी से इस शेन की तो बढ़ने लगता है। शेन की बॉडी के आसमान के जब घुस जाता है। शेन इस बार भी किस तरह से खुद को संभाल लेता है। इनमें से एक भी पिलर उसकी बॉडी के अंदर नहीं घुसता, लेकिन उसकी पूरी बॉडी इन पिलर्स के अंदर बहुत जकड़ जाती है। वो एल्विसिया के ऊपर बहुत गुस्सा करते हुए उससे कहता है, तुम स्टार्टिंग से ही इन सारी पावर्स को यूज करने में समग्र थी, मतलब तुम्हें आता था कि तुम्हें इस पावर का किस तरह से यूज करना है, लेकिन इसके बावजूद भी तुमने एक बार भी इस पावर को यूज नहीं किया। तुमने कभी भी दिखाया नहीं कि तुम्हारे पास में इस तरह की पावर्स है, बल्कि हमेशा हमें ये दिखाया कि तुम एक नॉर्मल सी माइनर हो जिसे हम मेडिसिन से खत्म कर सकते हैं। बल्कि जिस टाइम पर मैं इस लड़के लिन से फाइट कर रहा था, उस टाइम पर तुमने मेरे पूरे फाइटिंग स्टाइल को देख लिया। तुम्हें पता है मैं किस किस तरीके से अटैक कर सकता हूँ। उसी डेटा का यूज तुम यहाँ पर मेरे खिलाफ कर रही हो। शेन यहाँ पर ये सब कुछ कह रहा होता है, तभी एल्विसिया एक धीरे चुटकी हो जाती है। उसके करने के साथ ही एक पत्थर सीधा उसके पेट में घुस जाता है और उस जगह से बहुत तेज से खून बहने लगता है। एल्विसिया उसकी तरफ बढ़ती है, राय कहती है, हाँ ये मेरा ट्रम्प कार्ड था और यही मेरा तरीका है किससे फाइट करने का। मैं यहाँ पर एकदम आखिरी टाइम से इंतजार कर रही थी कि कब तुमसे फाइट करनी है। एल्विसिया के इतना करने के साथ ही सबके सामने इसकी सेल्फिश वाली इमेज वापस से क्रिएट हो जाती है। सब पता चल जाता है ये पूरा सेल्फिश है। मेंग यहाँ पर ये सब कुछ देख रहा होता है और वो ये सब कुछ देखकर काफी चौंका होता है। वो ये देख के सोचता है, ये क्या हुआ, एल्विसिया के पास में स्टार्टिंग से ही इतनी पावर थी, तो इसने इस पावर को तब क्यों नहीं दिखाया जब हमारे ऊपर सारे ताकतवर मॉन्स्टर ने अटैक किया था और हमारे साथ के इतने सारे लोग मारे गए थे। अगर उस टाइम पर ये पावर को यूज करती और खुद को खुद से बचाने की कोशिश करती तो भी हमारे काफी सारे लोग बच सकते थे। ये तो सच में काफी ज्यादा घटिया है और इन पावर्स का इस तरह छुपा के यूज कर रही है। यहाँ पर जिन लोगों ने इसे बचाने में अपनी जान गंवाई, इसे खुद को उन्हें बचाना चाहिए था। ये सच में एक हार्टलेस, घटिया और सेल्फिश लड़की है। ब्रदर लेन इसके बारे में जो कुछ भी कहता था वो सब कुछ एकदम सही था। मैंग जब ये सब कुछ सोच रहा होता है, इसी टाइम पर एल्विसिया को भी लिन क्या जाती है, उसे कहरानी क्या हो जाती है। वो तेज से भागकर उसके पास में आती है और उसे कोई सिरम वगैरह पिलाने लगती है जिससे उसके घाव ठीक हो सके। और फिर उसे कहती है, लेन मुझे माफ कर दो, अब तक मैं तुम्हें इस तरह से पिटता हुआ देख रही थी। मैंने बिल्कुल भी इस फाइट में शामिल होने की कोशिश नहीं की, लेकिन अब मैं इस फाइट में शामिल हो चुकी हूँ। मैं किसी को भी तुम्हें चोट पहुंचाने नहीं दूंगी। मुझे यकीन है तुम समझोगे मैंने सब कुछ क्यों किया, क्यों मैंने स्टार्टिंग के अंदर इस फाइट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया। लिन कहता है, हाँ एल्विसिया मैं समझ सकता हूँ, तुम्हें मुझे कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पर मेरी थोड़ी सी मदद कर दो, मुझे खड़ा करने में मदद करो। एल्विसिया बिल्कुल वैसा करती है। वो लिन को खड़ा करने की कोशिश करती है और फिर उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, उसकी बॉडी के ऊपर काफी सारे घाव लगे हुए हैं। लिन कहता है, नहीं ये सारे घाव तो बहुत तेज से हील हो जाएंगे, मुझे पता है मेरी बॉडी के ऊपर कितना प्रेशर देना है। ये कहते वो शेन की तरफ बढ़ने लगता है और उसकी ऐसी हालत देखकर उसे हंसते हुए कहता है, तो शेन अब तुम्हें पता चला यहाँ पर कुत्ता कौन है। तुम इतनी देर से मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे, अब तो तुम्हें एहसास हो चुका होगा कि यहाँ पर हम नहीं तुम मरने वाले हो। तुम्हारी पावर हमारे सामने बहुत ज्यादा कम है, तुम्हारी मौत पूरी तरह से पक्की हो चुकी है। ये कहते हुए जब शेन की तरफ बढ़ रहा होता है तब उसके घाव काफी तेज से हील हो जाते हैं। जैसे वो उसके एकदम पास से पहुंचता है तब तक तो वो एकदम ही हील हो जाता है। शेन कहता है, ये क्या हुआ, अभी मैंने तुम्हें इतनी बुरी तरह से पीटा था, उस टाइम पर जब तुम खड़े हो रहे थे तब भी तुमसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, लेकिन अब 1-2 सेकंड के अंदर ही तुम पूरी तरह से हील हो गए, ये कैसे हुआ। मैंग के माइंड में भी सेम ऐसे ही सवाल होता है। वो दूर से इसे कुछ देखकर सोचने लगता है, हाँ सच में ये पूरी तरह से नामुमकिन है। इस टाइम पर ऐसी कोई मेडिसिन यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती है जो कि किसी के घाव को इतनी तेजी से हील कर सके। इसी टाइम पर लिनो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो शेन को उसके मुंह से कस के पकड़ लेता है और फिर उसके पास में आकर उसे बहुत ही गुस्से में कहता है, अब मुझे जवाब दो, कौन है यहाँ पर कुत्ता और कौन है मास्टर। तुम्हारा ये जवाब ही तुम्हारी जिंदगी और मौत डिसाइड करेंगे। शेन कहता है, प्लीज लिन मुझे माफ कर दो, मैं वादा करता हूँ तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तुम्हें वो दे दूंगा, जितना भी पैसा, रेस्पेक्ट
या फिर जो कुछ भी तुम मांगते हो वो सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। मेरी शेन फैमिली बहुत अमीर है, वो भी तुम्हारे साथ आ जाएगी। मुझे जिंदा छोड़ने पर यहाँ पर तुम्हारे सामने बहुत सारे फायदे हैं, वही अगर तुमने मुझे मार दिया तो एक एंडलेस रिवेंज शुरू हो जाएगा। शेन फैमिली तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी, उन्हें पता तो चली जाएगा कि तुमने मुझे मारा है। तुम बिल्कुल भी उनके सामने ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाओगे, तुम कभी ना कभी तो मारे जाओगे। इस धमकी को सुनने के बाद में लिन अपनी पकड़ को और बढ़ा देता है। शेन कहता है मैं कह रहा हूँ ना, प्लीज रुक जाओ, तुम्हें जो सुनना था वही मैं कहने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर मैं कुत्ता हूँ, तुम मास्टर हो, मैं तुम्हें एक्सेप्ट करता हूँ कि तुम मेरे मास्टर हो और मैं ही कुत्ता हूँ। तुम मुझसे और क्या सुनना चाहते हो? मैं 2 बार ये बात बोल चुका हूँ, मुझे छोड़ दो। ये सुनने के बावजूद भी लिन की पकड़ बिल्कुल भी धीमी नहीं होती, बल्कि वो और ज्यादा टाइट करने लगता है। शेन कहता है प्लीज मुझे छोड़ दो। मिस एल्विसिया, यहाँ पर जो रूबी वाइन्स है वो भी आपकी हुई, जितनी वाइन मुझे मिली है वो भी आपकी हुई, सब कुछ आपका हुआ। आप सभी से मैं वादा करता हूँ इस तरह की हरकत कभी दोबारा करने की कोशिश नहीं करूंगा। ये कहते हुए शेन अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाता, उसकी पैंट पूरी तरह से गीली हो जाती है। वो यहाँ पर इतनी बुरी तरह डर चुका है कि खुद को बचाने के लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार है। तभी एल्विसिया लिन के पास में आती है, उसे उम्मीद होती है कि उसके कहने पर तो वो शेन को छोड़ देगा, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। जब एल्विसिया लिन को शेन को छोड़ने के लिए कहती है, लिन उसकी तरफ बहुत ही गुस्से में घूर के देखता है। इसे देखकर एल्विस समझ जाती है कुछ गड़बड़ है, वो तुरंत ही लिन से दूर उठ जाती है। लिन कहता है एल्विसिया अभी तुमने कुछ कहा, मुझे सुनाई नहीं दिया। एल्विसिया कहती है मैंने कहा इसे जिंदा छोड़ दो, हम यहाँ पर इसे मार नहीं सकते हैं, ये वैसे भी अपने सारे गुनाहों को कबूल कर रहा है। हम इसे यहाँ जिंदा ले जाकर गवर्नमेंट के सामने पेश करेंगे और उसके बाद में इसे एक अच्छी सजा दिलाएंगे, जिसका हमें एक बड़ा इनाम भी मिलेगा। इसे मारने से ज्यादा जिंदा रखने में हमारा ज्यादा फायदा है, और वैसे भी हम ह्यूमंस है, इस तरीके से दूसरे ह्यूमन को मारना बिल्कुल भी सही नहीं है। ये सुनने के साथ ही लिन के चेहरे के ऊपर एक बहुत ही इविल स्माइल दिखाई देती है, वो जोर जोर हंसना शुरू कर देता है। एल्विसिया कहती है तुम्हें क्या हुआ, तुम ऐसे हंस क्यों रहे हो? लिन कहता है मैं हंस रहा हूँ क्योंकि जो मैंने प्रेडिक्ट किया था एकदम वही हो रहा है। मुझे लगा ही था तुम दोबारा से मुझे ऑर्डर देने की कोशिश करोगी, और अब बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। तुम दोबारा से मुझे ऑर्डर देने की कोशिश कर रही हो, मुझसे ये कह रही हो कि मुझे ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। क्या मैं यहाँ पर तुम्हारा गुलाम हूँ जो कि हर समय तुम्हारी बात को मानूंगा, तुम्हारे ऑर्डर्स को फॉलो करूंगा? एल्विसिया कहती है लिन तुम्हें क्या हुआ है, तुम इस तरह से बेकी बेकी बातें क्यों कर रहे हो? क्या यहाँ पर तुम्हारे ऊपर भी इस मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट हुआ है जो कि यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में है? क्या उससे तुम्हारे ब्रेन के ऊपर कोई इफेक्ट हो रहा है? लिन कहता है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मेरा दिमाग एकदम ठीक है, हमेशा से बिल्कुल ऐसा ही था। मुझे मेरे बस एक सवाल का जवाब दो, क्या मैं तुम्हारा कोई कुत्ता हूँ या फिर कुछ और? एल्विसिया कहती है तुम ऐसा सोच भी कह सकते हो, मैं तुम्हें कभी भी किसी भी तरह के कुत्ते से या फिर किसी भी जैसे कंपेयर नहीं करती हूँ। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो और केवल अपना दोस्त मानती हूँ। यहाँ पर तुम्हें तो सब कुछ पता है, तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो, मेरी फीलिंग्स के बारे में भी तुम्हें सब कुछ पता है। लिन कहता है तो फिर मेरे एक सवाल का जवाब दो, जब पिछली बार ये बंदा शेन हमारे सामने आया था तब इसने मुझे तुम्हारा कुत्ता कहा था, तो फिर तब तुमने मुझे डिफेंड करने की कोशिश क्यों नहीं की? उसी टाइम पर तुम्हें इसके मुंह पर एक मुक्का मारकर इसका मुंह बंद कर देना चाहिए था और इससे कहना चाहिए था कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। अगर मैं सच में तुम्हारा दोस्त होता तो तुम हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करने की, मुझे डिफेंड करने की कोशिश करती। जब हम साथ में स्कूल जाया करते थे उस टाइम पर भी लोग मुझे तुम्हारा चमचा कहा करते थे, लेकिन तुमने उस टाइम पर भी कभी मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि तुम्हें असल मायनों में इससे मजा आता था। मुझे डिफेंड करना कभी भी तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं था। अगर तुम एक बार कहती तो बड़ी आसानी से वो सबके सब शांत हो जाते, लेकिन तुमने कभी भी ऐसा नहीं किया। ये कहते हुए लिन के चेहरे पर काफी ज्यादा अजीब सी स्माइल होती है। एल्विसिया तेजी से उसके पास में आती है, उसका हाथ पकड़कर उससे कहने लगती है मैंने कई बार तुम्हें डिफेंड करने की कोशिश की थी, यकीन मानो, मेरा भरोसा करो। तुम ही सोचो इस पूरे वर्ल्ड के अंदर तुम्हारे अलावा मेरा कोई भी दोस्त नहीं है, क्योंकि हर एक किसी से मैं तुम्हारी जैसे लड़ाई करती थी। मुझे कभी भी ये पसंद नहीं आता था कि कोई तुम्हें मेरा चमचा या फिर कुछ और कहे। इनफैक्ट मुझे तो ये पसंद नहीं था कि कोई भी तुम्हारे सामने किसी भी तरह की बदतमीजी करने की कोशिश करे, इसलिए मैं अक्सर ही उन्हें बुरी तरह लतेड़ दिया करती थी। मैंने ये सब कुछ कभी भी तुम्हारे सामने करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था तुम ऐसा लगेगा मैं तुम्हारे ऊपर कोई रहम के फिर कोई एहसान करने की कोशिश कर रही हो। शेन कहता है हाँ एल्विसिया एकदम ठीक कह रही है, इसने तुम्हारी वजह से कई बार मुझसे भी लड़ाई करने की कोशिश की है, और कई बार इसने कई सारे टीचरों से स्कूल के अंदर मेरी डांट पड़वाई थी, और फिर एक बार तो इसने मुझे गवर्नमेंट के सामने भी बहुत बुरी तरह लतेड़ दिया था। ये लड़की एकदम सच बोल रही है। लिन कहता है अपना मुंह बंद रखो। यही कहते हुए उसे एक पत्थर से भिड़ा देता है। फिर वही कहता है नहीं ये सब कुछ झूठ है, सबके सब मुझसे झूठ बोल रहे हो, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, तुमने कभी भी मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश नहीं की, बल्कि तुम ही थी वो जिस सबके सामने ये बात कही कि मैं तुम्हारा कुत्ता हूँ और तुम मेरी मास्टर हो। तुम्हारी वजह से सब जगह पर ये अफवाह फैली हुई है और मेरी इज्जत डिसरिस्पेक्ट होती है। ये सुनकर एल्विसिया लिन के एकदम पास में आती है, उसे एकदम आराम से समझाने की कोशिश करती है कि असल में ऐसा कुछ भी नहीं है, वो खुद भी ऐसा नहीं सोचता है, ये सब कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण है। उसके ब्रेन के ऊपर एक इफेक्ट हो रहा है जिससे उसे इतना गुस्सा आ रहा है, उसे केवल खुद को कंट्रोल करने की जरूरत है। किसी को लिन खुद पे कंट्रोल करने की कोशिश करता है। यहाँ पर एल्विसिया को भी लगता है सब कुछ काम कर रहा है, वो और भी ज्यादा उसे मनाने की कोशिश करती है। तभी लिन अपना असली चेहरा दिखाता है,
वो जोर से शेन को पकड़कर उसे दोबारा जमीन में पटक देता है। इसे देखकर अब एल्विसिया को भी गुस्सा आने लगता है। वो लिन से कहती है, लिन मैं तुमसे आखिरी बार कह रही हूँ, मेरा ऑर्डर है, जल्दी से उसे छोड़ो। ये सुनकर भी जब लिन रुकता नहीं है तब एल्विसिया अटैक करने के लिए मजबूर हो जाती है। वो जल्दी से अपनी स्किल को एक्टिवेट करके जमीन के अंदर से एक स्पेयर को बाहर निकालती है जो कि लिन के एकदम हाथ के पास में लगता है। उसके हाथ में से थोड़ा सा खून निकलता है और वो शेन को छोड़ देता है। फिर वो एल्विस कहता है, मुझे पता था तुम इस लड़के शेन को कब से पसंद करती हो, इसे बचाने के चक्कर में तुम मुझ पर अटैक कर रही हो। अभी तो तुमने मुझे अपना दोस्त कहा था और अब इस तरह का अटैक तुमने सिद्ध कर दिया है कि जो कुछ भी अफवाह चारों तरफ फैली हुई थी वो सब कुछ एकदम सच थी और अभी जो तुमने कहा वो सब कुछ झूठ था। एल्विस कहती है, समझने की कोशिश करो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने जो कुछ भी कहा था वो सब कुछ एकदम सच है। अब शांत हो जाओ, मैं बिल्कुल भी तुम पर अटैक करना नहीं चाहती हूँ, मुझे ज्यादा पुश मत करो, ये सब कुछ अभी भी शांति से खत्म हो सकता है। शेन कहता है, एल्विसिया क्या तुम पागल हो चुकी हो, तुम्हें सच में लग रहा है इसके ऊपर किस तरह का इफेक्ट हुआ है, ये तो ताकतवर है, कोई मैग्नेटिक फील्ड इस पे इफेक्ट नहीं डाल सकती। ये यहाँ पर जो कुछ भी कर रहा है पूरे होशो आवाज में कर रहा है, तुम्हारे कुछ भी कहने से या फिर कुछ भी करने से कुछ भी बदलने वाला नहीं है, ये अभी हम पर अटैक करके हम सभी को मार देगा। एल्विसिया कहती है, शेन तुम बीच में मत बोलो, मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ ना, और वैसे भी तुम्हें तो कुछ बोलना ही नहीं चाहिए, तुम्हारे लोगों ने जिस तरह घटिया हरकत की है उसके बाद में तुम्हें मार देना ज्यादा बुरा भी नहीं है। तुम लोगों ने हम पर अटैक करके हमें दफनाने की कोशिश की थी, हम पर कितने पत्थर गिरा दिए थे, उसकी सजा तो तुम्हें भी मिलना बाकी है। शेन कहता है, क्या कह रही हो तुम, हमने तुम्हारे ऊपर किसी भी तरह के पत्थर गिराने की कोशिश नहीं की, अगर तुम मेरे ऊपर कोई इल्जाम लगाना चाहती हो तो इल्जाम सोच समझ के तो लगाओ, हम पूरे समय तुम्हारे नीचे की साइड में थे तो हम तुम्हारे ऊपर पत्थर कैसे गिरा सकते हैं, इल्जाम लगाने से पहले कम से कम प्लानिंग तो अच्छी तरह से कर लो। शेन से ये सुनने के बाद में एल्विसिया कंफ्यूजन काफी ज्यादा बढ़ जाती है। वो तेजी से लिन की तरफ देखती है और उसे पूछती है, लिन ये सब क्या हो रहा है, ये शेन क्या कह रहा है, इसे बताओ, तुमने इसके एक साथी को वहां से भागते हुए देखा था। लिन हंसते हुए कहता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, वो असल में इसका साथी नहीं था, तुम क्या एक्सपेक्ट करती हो, मैं तुम्हें क्या जवाब दूंगा। ये कहते हुए लिन के चेहरे पर जिस तरह की स्माइल होती है इसे देखकर कुइनो और मैंग को जवाब मिल जाते हैं। कुइनो मैंग की तरफ काफी बुरी तरह से घूर के देखता है जैसे उससे कह रहा हो, मैंने कहा था ना। मैंग कहता है, हाँ मुझे पता है, अब चुप रहो, वहां पर हमारी आवाज नहीं जानी चाहिए, अच्छी तरह से फोकस करो वहां पर चल क्या रहा है। शेन कहता है, ये सब कुछ एकदम झूठ है, बल्कि हम तो पूरे टाइम तुम्हारे नीचे की साइड थे, तो तुम्हारे ऊपर पत्थर कैसे गिराएंगे, जो पत्थर सीधे हम पर ही गिरने वाले हैं। ये सुनने के बाद में एल्विसिया को भी इस चीज का एहसास हो जाता है कि शेन कह तो सही रहा है। वो इस बारे में लिन से बात करने लगती है। इसी टाइम पर लिन के चेहरे के ऊपर एक अजीब सी स्माइल आ जाती है। वो हंसते हुए कहने लगता है, तुम मुझसे सुनना क्या चाहती हो, मैं हमेशा तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ, जो कि तुम कहोगे और तुम्हें जवाब दूंगा। ये सुनने के साथ में ही एल्विसिया को अपना जवाब मिल जाता है। वो समझ जाती है इस वक्त पीछे कहीं ना कहीं लिन ने कुछ ना कुछ हाथ है। ये समझ में आने के साथ में ही वो लिन के ऊपर एक जोर से अटैक कर देती है। ये अटैक सीधे लिन के हाथ में पड़ता है जिससे वो शेन को छोड़ देता है। शेन तेजी से यहाँ से भागना शुरू कर देता है। एल्विसिया कहती है, शेन वहीं पर रुक जाओ, वहां सामने की तरफ एक बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन ये सुनकर शेन रुकता नहीं है। वो भागते हुए कहता है, अगर मैं यहाँ पर रुक गया तो ये बंदर लिन मुझे मार देगा, इससे अच्छा है मैं ऐसे भागने की कोशिश करूँ। शेन इतना कह रहा होता है तभी वहां पर एक मॉन्स्टर पहुंच जाता है जो कि सीधे उसे गर्दन के ऊपर अटैक करके उसे बुरी तरह से मार देता है। यहाँ पर शायद से शेन मर चुका है या फिर ऐसा भी हो सकता है अभी भी ये केवल बेहोश हुआ है। इस मॉन्स्टर को इस जगह पर देखकर सबके सब कौन चौंक जाते हैं, स्पेशली मैंग। मैंग इस मॉन्स्टर को देख कहता है, ये मॉन्स्टर यहाँ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था, ये एक व्हाइट बीस्ट है जो कि काफी ताकतवर होता है, ये एक हाई लेवल का मॉन्स्टर है। तभी एल्विसिया लिन से कहती है, लिन अब मुझे समझ में आ रहा है यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ किस वजह से हो रहा है। इस व्हाइट बीस्ट के अंदर मैनिपुलेशन की पावर है। इस मॉन्स्टर ने जरूर से तुम्हें मैनिपुलेट किया होगा जिससे तुम इसकी बातों को मान रहे हो, तुम केवल इसके ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हो, तुम असल में ये नहीं हो। मुझे जल्दी से इस मॉन्स्टर सबक सिखा के इसे मारना होगा ताकि तुम्हारे ऊपर जिस भी तरह का मैनिपुलेशन है वो जल्दी से हट जाए। ये कहते एल्विसिया अपनी एक स्किल यूज करती है जिससे जमीन के अंदर से एक बड़ा सा स्नेक बाहर निकलता है जो कि सीधे इस मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है। लेकिन इस मॉन्स्टर पर काफी ज्यादा है, ये साइंस से चलकर अटैक को डॉच करता है और सीधे एल्विसिया के पास में आकर अपनी पूंछ से उसके ऊपर अटैक कर देता है। एल्विसिया यहाँ पर इस अटैक से बच नहीं पाती और इस पूंछ का अटैक पड़ने के साथ में सीधे जाकर एक दर टकरा जाती है। मॉन्स्टर दोबारा से एल्विसिया पर अटैक करने की कोशिश करता है तभी लिन उससे कहता है, एल्विसिया को अभी मारना नहीं है, वो काफी होशियार है, यहाँ पर हम एक स्पेशल ट्रेजर के लिए आए थे, इसी की मदद से हम उस ट्रेजर को ढूंढ पाएंगे, इसलिए जब तक हमें वो ट्रेजर नहीं मिल जाता हम इसको जिंदा ही रखने वाले हैं। इसके बाद में लिन एल्विसिया के पास में आता है और उससे कहने लगता है, तुम ये जानना तो चाहती ही होगी मेरे पास में ये मॉन्स्टर आया कैसे। एल्विसिया कहती है, वैसे मुझे जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि तुम इस मॉन्स्टर के काबू में हो इसलिए तुम मुझे बताए बिना रह नहीं पाओगे, इसलिए बता ही दो। लिन कहता है, इस मॉन्स्टर का नाम सीओ भाई है और ये काफी ताकतवर है। तुम्हें याद है वो फर्स्ट मिशन जो कि मुझे तुम्हारी कंपनी की तरफ से मिला था, उस मिशन के अंदर मुझे लू सिलान के साथ में काम करना था। लिन के इतना कहने के साथ में एक फ्लैशबैक शुरू होता है। लिन यहाँ पर अपने एक साथी बंदे के साथ में दो पहाड़ों के बीच में है, सामने की तरफ से एक लड़की अपने कुछ साथियों के साथ में इस जगह पर आ रही है। इस लड़की का नाम ही लू सिलान है जिसके साथ में लिन का फर्स्ट मिशन कंडक्ट किया गया है। लिन के साथ में जो ये बंदा होता है ये उससे कहने लगता है, लिन तुम्हें किसी भी तरीके से लून सिलान को इस मिशन के अंदर प्रोटेक्ट करना होगा, यही तुम्हारा मेन काम होने वाला है। लिन कहता है, ठीक है इस मिशन को मैं जल्द कंप्लीट कर लूंगा। इसी टाइम पर ये लड़की लू सिलान लिन के एकदम पास में आती है और उसे कहने लगती है, तो तुम हो वो जिसे यहाँ पर मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा गया है,
तुम तो वही हो ना, उस लड़की एल्विसा के पालतू कुत्ते जिसे वो अपना गुलाम बना के रखती है। अपने गुलाम को उसने यहाँ पर मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा है। क्या तुम अपने काम को ठीक तरह से कंप्लीट कर पाओगे? लिन कहता है हाँ बिल्कुल, मैं आपको प्रोटेक्ट करने के लिए पूरी तरह से काबिल हूँ। आप देखना, जब तक मैं आपके साथ में रहूंगा कोई भी आपको किसी भी तरह की चोट नहीं पहुंचा पाएगा। ये सुनने के साथ ही इस लड़की लूसीलैंड के साथ में जितने बंदे होते हैं ये सबके सब जोर से हंसना शुरू कर देते हैं। इनमें से कहता है तो तुम हो वो जो कि लूसीलैंड को प्रोटेक्ट कर पाओगे? हमें तो ऐसा लगता है तुम तो खुद को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। इस मिशन के अंदर तुम हमारे लिए केवल एक बोझ हो जिसे हमें पूरे मिशन के अंदर ढोना होगा। लूसीलैंड कहती है मेरे साथ के जितने बंदे हैं ये सब के सब एकदम सच कह रहे हैं। मैं तुम्हें यहाँ पर एक कुत्ते की तरह ट्रीट करने वाली हूँ। तुम्हें सूंघते हुए मेरे पीछे पीछे भागना होगा। इस मिशन के अंदर हम कहीं भी तुम्हारे लिए रुकने वाले नहीं है। हमें कभी भी ये फील नहीं होना चाहिए कि तुम हमारे लिए बोझ हो, वरना हमें बोझ को छोड़ देने में भी ज्यादा मुश्किल नहीं होती। इस मिशन के अंदर हर समय तुम्हें एक कुत्ते की तरह अपनी वफादारी प्रूफ करनी होगी। अगर तुम ये प्रूफ नहीं कर पाते हो तो हमारे लिए कब ज्यादा बुरा हो सकता है। लिन कहता है ठीक है, मैं समझ गया, इस मिशन को मैं अच्छे से कंप्लीट करूंगा। यहाँ से हम प्रेजेंट टाइम में दिखते हैं जहाँ पर लिन चुआन एल्विसा से कहता है मुझे पता था तुम्हारी फैमिली के अंदर सभी लोग एकदम एक जैसे ही हैं। उन सब के सब मुझे इंसान समझते नहीं है। उन सभी के लिए मैं एक जानवर हूँ जिसे वो किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। अब तुम ये मत कहना कि तुम ऐसा नहीं सोचती थी, क्योंकि तुम ने अपनी कजन को मुझे गिफ्ट के रूप में दिया था ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन फिर भी मैंने इस काम को अच्छी तरह से निभाया। इस काम को काम की तरह लेते हुए मैंने हर तरीके से उस लड़की को प्रोटेक्ट किया। लेकिन एक दो बार प्रोटेक्ट करने के बाद में मुझे ये चीज समझ में आ चुकी थी उस लड़की के लिए मेरी लाइफ की भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। मैं उसे प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, अपनी लाइफ खतरे में डाल रहा हूँ, तब भी वो मुझे ताने देने से पीछे नहीं हटेगी। यहाँ से हम ये फ्लैशबैक दोबारा से देखते हैं जहाँ पर लिन चुआन की फाइट एक ड्रैगन से हो रही है, लेकिन वो उसे ठीक से हरा नहीं पा रहा। यहाँ पर लेन इतने बड़े खतरे में है जी देखने के बावजूद भी ये लड़की लूसिनाल और उसके साथ के ये दोनों बंदे दूर से ये सब कुछ देख रहे होते हैं और उसे चिढ़ाने की कोशिश करते हैं कि तुम कितने इस ड्रैगन को भी नहीं हरा पा रहे और तुम यहाँ पर मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए आए हो, तुम मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। ये ड्रैगन तुमसे मरने वाला नहीं है, कुछ देर में ये ड्रैगन तुम्हें मार देगा। अगर तुम इस ड्रैगन को नहीं मार पाते हो तो तुम प्रूव कर दोगे कि तुम एक कचरा हो। साथ वाला बंदा बोलता है बिल्कुल भी यहाँ से भागने की कोशिश मत करना। अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो हमारी फैमिली इतनी ज्यादा बड़ी है, वो बड़ी सेंस से तुम्हें पकड़ लेगी। तुम्हें आखिरी टाइम तक इस ड्रैगन से फाइट करनी होगी और इस ड्रैगन को हमारे पास आने से रोकना होगा। ये सारे ताने सुन सुन के लिन का गुस्सा कुछ ज्यादा बढ़ जाता है। वो जोर से इस ड्रैगन की गर्दन के ऊपर एक अटैक करता है, जिसके साथ ही इस ड्रैगन की गर्दन इसकी बॉडी से अलग हो जाती है और फाइनली ड्रैगन मारा जाता है। इस ड्रैगन के पेट के अंदर से एक क्रिस्टल बाहर निकलता है जिसे वो हाफते हुए अपने हाथ में उठा लेता है। यहाँ से ये फ्लैशबैक दोबारा से खत्म हो जाता है। लिन चुआन एल्विसा से कहता है उस टाइम पर मेरे हाथ में जो क्रिस्टल था वो एकदम कॉमन सा क्रिस्टल था, उसकी कीमत भी कुछ खास नहीं थी। तुम्हारी फैमिली के लोग कुछ दिनों के पॉकेट में नहीं सही इसे बड़ी सेंस से अफोर्ड कर सकते थे, लेकिन मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए वो क्रिस्टल बहुत ज्यादा कीमती था, काफी रेयर था। मेरे को वो क्रिस्टल हलाल में चाहिए था और वो मेरे कल्टिवेशन के अंदर काफी अच्छे से काम आ सकता था। लेकिन तुम्हारी फैमिली के लोग इतने ज्यादा हब्सी है, उन्होंने वो भी मुझसे छीन लिया। उन्होंने इतने छोटे से क्रिस्टल के लिए भी मुझसे फाइट करने की कोशिश की। यहाँ से हम दोबारा से फ्लैशबैक के अंदर लौटते हैं जहाँ पर इस ड्रैगन के मरने के बाद में लूसिनाल और उसके साथ के बंदे लिन चुआन के पास में आते हैं और उसे कहते हैं लिन जल्दी से इस क्रिस्टल को लूसिनाल के हवाले कर दो, ये क्रिस्टल उनका है। दूसरा बंदा बोलता है हाँ ये हमारी ग्रुप लीडर है, इस पूरे मिशन के अंदर हमें जो कुछ मिलेगा वो सब कुछ इन्हीं का होने वाला है और उसके बाद में हम सभी के अंदर बटेगा, इसलिए तुम इस क्रिस्टल को अपने पास रख भी नहीं सकते, रखने के बारे में सोच भी नहीं सकते। जल्दी से क्रिस्टल हमारे हवाले करो। लिन कहता है लेकिन मैं ये तुम्हें ये दूं क्यों, मैंने अकेले इस मोस्टर से फाइट की है और अकेले उसे हराया है। लूसिनाल कहती है यानी कि मेरे साथ के जो बंदे कह रहे थे कि सब कुछ एकदम सच्चा है, तुम इस क्रिस्टल को चुराने की कोशिश कर रहे हो, तुम सेल्फिश हो चुके हो, तुम एक बहुत बड़े चोर हो, तुम इस क्रिस्टल को यहाँ से कहीं भी लेके नहीं जा सकते। लिन कहता है नहीं मैं कोई चोर नहीं हूँ, वैसे भी आपके लिए क्रिस्टल किसी भी काम का नहीं है, इसकी तो कीमत भी ज्यादा नहीं है, ये एक कॉमन ग्रेडर क्रिस्टल है, तो प्लीज इसे मेरे हवाले कर दो। मेरे लिए ये क्रिस्टल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे कल्टिवेशन के अंदर ये काफी काम आने वाला है। लूसिनाल कहती है हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये क्रिस्टल हमारे लिए कचरे के बराबर है, मैं तो इस क्रिस्टल्स को बिल्कुल जमा भी नहीं करती हूँ। ये केवल तुम्हारे एक टेस्ट था कि तुम अपनी लॉयल्टी को प्रूव कर सको, लेकिन तुम इसके अंदर बुरी तरह फेल हो चुके हो। अगर तुम इस क्रिस्टल को सीधे मेरे हवाले कर देते तो मैं इससे भी अच्छे तुम्हें 2 शानदार क्रिस्टल दे सकती थी, लेकिन अब क्योंकि तुम अपने लॉयल्टी टेस्ट के अंदर पूरी तरह से फेल हो चुके हो तो तुम्हें सजा मिलेगी। मैं इसके बारे में तुम्हारी फैमिली के लोगों को सबको बता दूंगी, एल्विसा को भी इस बारे में पता चलेगा और मैं उससे ये भी कहूंगी कि वो अपने कुत्ते को अच्छी तरह ट्रेन करे। तुम्हारी लॉयल्टी काफी ज्यादा कम हो चुकी है। अपने बारे में ये सारी बुरी बातें सुन सुन के लिन का गुस्सा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। वो लूसिनाल से चिल्ला कहता है अपना वो बंद रखो, मुझे तुम्हारी इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहते हुए वो उसे गाल पर एक रख के थप्पड़ मार देता है, लेकिन यहाँ पर वो ये चीज भूल जाता है कि लूसिनाल यहाँ पर अकेली नहीं है, उसके साथ में कुछ और बॉडीगार्ड्स भी है जो कि पूरी तरीके से उसके चमचे हैं। जैसे ही यहाँ पर लूसिनाल के गाल पर ये थप्पड़ पड़ता है, उसके साथ के जितने बॉडीगार्ड्स होते हैं ये सारे के सारे लिन के ऊपर अटैक कर देते हैं, उसे बहुत बुरी तरह से पीट देते हैं। केवल कुछ मिनटों के अंदर लिन की हालत बहुत बुरी तरह खराब हो जाती है, लेकिन फिर भी ये उसे छोड़ते नहीं है, बल्कि घसीटते हुए कहीं पर लेके जाने लगते हैं। लेकिन क्योंकि लिन की मजबूरी होती है इसलिए वो कुछ देर तक पिटने के बाद में इन सारे बॉडीगार्ड से माफी मांग लेता है और फिर लिन सुनान से भी माफी मांगकर वो वापस से उसकी टीम में तो ज्वाइन हो जाता है।
यहाँ पर लिंचर को उम्मीद होती है कि सच में उसे माफ कर दिया गया है, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। कुछ देर तक ये ऐसे ही मिशन के अंदर आगे बढ़ते रहते हैं। ये एक पहाड़ी चोटी पे पहुंचता है जहाँ पर नीचे की साइड में पूरे की पूरा जंगल है और वहाँ पर काफी सारे मोस्टर्स भी है। लिन चुआन इन्हीं मोस्टर्स पर नजर रखे हुए बाकी सबसे कहने लगता है जब मोस्टर्स की संख्या काफी ज्यादा है, अभी हम यहाँ से नीचे नहीं उतर सकते। अगर हमने अभी नीचे उतरने की कोशिश की तो हम सबके सब मारे जा सकते हैं। यहाँ पर लूसिनाल को बिल्कुल यही सुनने का अंजार होता है। जैसे लिन अपनी बात पूरी करता है, लूसिनाल कहती है मैं तो बिल्कुल यही सुनना चाहती थी, अब तुम नीचे गिर के मर जाओ। ये कहने के साथ ही वो लिन के पीछे एक जोर से अटैक करती है, जिससे वो जिस जगह पे खड़ा होता है उस जगह की जमीन पूरी तरह टूट जाती है और वो सीधे पूरी तरह से वहां पर नीचे गिर जाता है। नीचे गिरते हुए लिन लूसिनाल को हंसते हुए देखता है और फिर उससे कहता है लूसिनाल तुम सच में एक बहुत ही घटिया लड़की हो। लूसिनाल कहती है तारीफ का शुक्रिया, लेकिन एक बात मैं तुम्हें समझा देना चाहती हूँ, कोई भी अगर मुझ पर अटैक करेगा तो उसका मरना तय है। तुम्हें क्यों लगा था कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? तुम्हारी ये गलती तो मरने के लायक ही है। लूसिनाल के इतना कहने के साथ ही करंट टाइमलाइन के अंदर लिन चुआन लेलविसे से कहने लगता है वहां से नीचे गिरने के बाद में मेरी हालत बिल्कुल ऐसी हो चुकी थी कि नीचे गिरने के साथ में ही मैं तुरंत ही मर जाऊंगा, लेकिन ये केवल मेरा सोचना ही था। अभी भी मेरी लाइफ के अंदर काफी लंबा टाइम बचा हुआ था। जब मैं वहां से नीचे गिर रहा था तब नीचे गिरते हुए वहां पर काफी सारे पेड़ थे जिनकी मदद से मेरी स्पीड लगातार स्लो होती गई। मैं लगातार ये सोच रहा था कि मुझे किसी भी तरीके से अपना बदला लेना है, इसलिए मैं हर तरीके से खुद को बचाना चाहता था। मैंने इधर उधर हाथ पाँव मारने की कोशिश की, इसी वजह से मेरे हाथ कुछ बेलों के अंदर फंस गए, जिससे नीचे गिरने से पहले ही मैं अपनी स्पीड को कम से कम कर चुका था। लेकिन मैं वहां से सीधे जमीन पे गिरा ही नहीं, क्योंकि अगर मैं जमीन पे गिर जाता तो वहाँ पे जितने मॉन्स्टर थे वो सब के सब मेरे टुकड़े टुकड़े कर देते। इसलिए जब मैं नीचे गिरा था मेरी नजर एक गुफा की ओर पड़ी और उस गुफा के अंदर मुझे कुछ खास मॉन्स्टर दिखाई नहीं दे रहे थे, इसलिए मैं सीधे उस गुफा के अंदर ही कूद गया। लेकिन उस गुफा के अंदर का माहौल जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल भी वैसा नहीं था। वहीं पर मेरी मुलाकात सीओ बाई से हुई, लेकिन उसकी फाइट भी बाकी के दो मॉन्स्टर्स चल रही थी जो कि कुछ गोल्डन लियोन्स थे। अब क्योंकि ये सर्वाइवल का रूल है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, वहां पर क्योंकि वो लायन मुझ पर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए मैंने सीओ बाई के साथ मिलकर उन लायन से फाइट की और हम दोनों ने साथ में मिलकर उन दोनों लायंस को हरा दिया और फिर उन्हें खाना शुरू कर दिया। उस गुफा में जब मैं काफी लंबे टाइम के लिए उस मॉन्स्टर के साथ में था तब मुझे इस चीज के साथ हुआ कि जो लोग मुझे मारना चाहते थे वो असल में एक ह्यूमन थे, जिनके अंदर किसी भी तरह का हार्ट नहीं था, कोई फीलिंग्स नहीं थी, उन्हें किसी से को मारने से पहले ज्यादा सोचना नहीं पड़ता था। वहीं यहाँ पर इस गुफा के अंदर जिससे मेरी जान बचाई वो असल में एक मॉन्स्टर है जिसके अंदर फीलिंग्स है, और इन मॉन्स्टर्स के अंदर जिस भी तरह की फीलिंग्स है ये सारी एकदम असली है। अगर ये किसी को मारने के बारे में सोचते हैं तो केवल उसे मारते ही है, और अगर किसी दोस्ती करने की कोशिश करते हैं तो केवल उससे दोस्ती करते हैं। इनके अंदर किसी भी तरह की चाल नहीं होती। कुछ टाइम तक उस गुफा के अंदर रहने के बाद में मेरी फाइट कई बार और भी कितने के मॉन्स्टर से हुई, जिनसे भी फाइट के अंदर सीओ बाई ने हर बार मेरी मदद की और इसी तरीके से हम दोनों के बीच में एक काफी अच्छी दोस्ती हो गई। हम दोनों में एक अच्छा बॉन्ड बन चुका था। उस गुफा के अंदर मुझे न केवल एक काफी अच्छा दोस्त मिला, बल्कि मुझे इस चीज का भी एहसास हुआ कि मुझे अपने दोस्त कहीं पे इंसानों के बीच में नहीं बल्कि मॉन्स्टर्स के बीच में ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद में मैं सीओ बाई के साथ मिलकर उस गुफा से बाहर निकला। उस गुफा से बाहर निकलने पर मेरे सबसे पहले यही सोच रहा था कि किस तरीके से मुझे बदला लेना है, और किस्मत से मेरी मुलाकात वहाँ पर लूसिनाल और उसके ग्रुप से हो गई, जो कि अभी भी उन जंगलों के अंदर भटक रहे थे। उनकी फाइट एक मॉन्स्टर चल रही थी जिसके पास में 6 से ज्यादा हाथ थे। इसी मॉन्स्टर से फाइट करते हुए लूसिनाल के कुछ बॉडीगार्ड्स के ऊपर काफी बुरी चोट लगी हुई थी, और इसी वजह से वो सबके सब काफी ज्यादा घबरा चुके थे, और वो सबके सब किस तरीके से वहां से बचकर निकलना चाहते थे। मेरे को दिखाई दे रहा था उनका प्लान पूरी तरह सक्सेसफुल होने वाला है। वो दूसरी मॉन्स्टर जो कि उनसे फाइट कर रही थी वहां से दूसरी तरफ जा रही है, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि सब कुछ हो, इसलिए मैंने जहाँ पहाड़ के ऊपर खड़ा हुआ था वहां पर एक जोर से पैर भटका, जिसके साथ में पत्थर की एक बहुत बड़ी चट्टान सीधे लूसिनाल और उसके साथियों के ऊपर गिरने लगी। लूसिनाल ने जब उस पत्थर को नीचे गिरते हुए देखा तो अपने साथियों को ऑर्डर दिया कि उस सब के सब वहां से भागने शुरू करे, और इस तरीके से जब वहां भगदड़ हुई तो उस मॉन्स्टर को इससे पता चल गया कि सब के सब कहाँ पे छुपे हुए हैं। और फिर क्या था, उस मॉन्स्टर ने उन सभी के ऊपर अटैक करके उन सभी को मार दिया। उन सभी को मारने में मेरा कोई भी हाथ नहीं है। वो पत्थर नीचे ऊपर से नीचे गिर गया, ये सब कुछ मैंने अपने हाथों से तो नहीं किया। वो पत्थर गिरना तो वैसे पूरी तरह से तय था, पूरी तरह से ढीला हो चुका था। और रही बात उस मॉन्स्टर की, तो एक मॉन्स्टर की प्रवृत्ति होती है, वो जैसे ही किसी भी ह्यूमन को या फिर अपने आसपास में किसी तरह खतरे को देखते हैं वो तुरंत ही उसे मार देते हैं। तो उन सभी के मरने का इल्जाम मेरे ऊपर तो नहीं आएगा। मैंने उन सभी को मार भी दिया और अपना बदला भी ले लिया। अब बताओ तुम्हें क्या लगता है उस जगह पर मैंने सही किया या फिर गलत? इसी पूरी कहानी को सुनाने के बाद में लिन चुआन अब जोर से हंसना शुरू कर देता है। इसी के साथ ही एल्विसा को सब कुछ समझ आता है और वो चीज समझ में जाती है जो कि लिन ने अभी तक कही नहीं। वो लिन से कहने लगती है, मैंने कई बार सुना है कि तुम ऐसे मिशनों पे गए हो जिसके अंदर तुम अक्सर ही फेल हुई हो, तुम्हारी टीम के सभी लोग मारे गए। तुमने उन सभी से कहा था कि तुम किसी व्हाइट मॉन्स्टर को ढूंढ रहे हो जिसकी बॉडी के अंदर एक स्पेशल ट्रेजर है। अब मुझे ऐसा हो रहा है असल में वो सब कुछ झूठ था। तुम उन लोगों को ढूंढ रहे थे, उन लोगों को तुम एक स्पेशल मिशन के बहाने से कहीं दूर लेके जा रहे थे और वहां पर इस मॉन्स्टर की मदद से उनके ऊपर अटैक करके उन सभी को मार रहे थे। ये सब कुछ तुम्हारा पर्सनल रिवेंज था। लिन कहता है, हाँ बिल्कुल यही मेरा तरीका है अपना बदला लेने का, लेकिन मैंने कभी भी ऐसे बेकार के लोगों को मारने की कोशिश नहीं की।
मैंने अब तक जितने भी लोगों को मारा है वो सब के सब रिच और घटिया लोग थे जो कि बिल्कुल भी जीना डिजर्व नहीं करते थे। और एक और बात, इससे पहले कि तुम अपने माइंड के अंदर मेरे बारे में कोई विलेन इमेज बताओ, मैं तुम्हें एक चीज बता देना चाहता हूँ। मैंने हर बार उन लोगों को मारने से पहले उन सभी को एक मौका देने की कोशिश की थी। मैंने इस जगह पर जो तुम अजीब सा कोहरा देख रही थी वो खुद ही फैलाया था। ये सारा कोहरा सीयू बाई की बॉडी के अंदर से निकलता है जिससे वो किसी को मैनिपुलेट कर सकती है, ऐसा सभी लोगों को लगता है। लेकिन असल में इस कोहरे से ह्यूमन के अंदर का जानवर बाहर निकलता है। पता चलता है कि वो ह्यूमन असल में सोच क्या रहा है। इसलिए अगर इस कोहरे के प्रभाव में आने के बाद में अगर कोई भी ह्यूमन किसी को मारने की कोशिश करे तो इसका मतलब वो किसी को मारना चाहता ही था। मैंने हर बार इसी टेक्निक को फॉलो किया और हर बार इस चीज की उम्मीद की कि मैंने इस बार जिन लोगों को बुलाया है ये सब के सब आपस में थोड़े बहुत लॉयल होंगे और एक दूसरे को मारने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन कभी भी ऐसा हुआ नहीं। वो सब के सब एक दूसरे को मारने की कोशिश करते थे और फिर आखिरी वालों को मैं मार देता था। एलवी से कहती है ये नहीं, इसका मतलब अभी जो हमारी टीम दोनों टीमों के बीच में जो बैटल हुई थी ये सब भी तुम्हारी वजह से हुई है, ये सब भी तुम्हारे प्लान का एक पार्ट था। लिन कहता है हाँ बिल्कुल, तुम्हें मजा आया ना। देखो अपने आसपास में देखो, यहाँ पर कितने सारे लोग हैं जो कि मरे पड़े हुए हैं। इन सभी के माइंड के अंदर कब से नेगेटिव फीलिंग्स थी जो कि उस फॉग की वजह से बाहर आ गई और इन्होंने एक दूसरे को अटैक करके एक दूसरे को मारने की कोशिश की। ये सब के सब एक नंबर के लालची और सेल्फिश लोग हैं। अब यहाँ पर तुम ये सोचने की कोशिश मत करना कि मैंने या फिर मेरी इस मॉन्स्टर सीओ बाई ने इन सभी लोगों को मारा है। इन सभी को मारा है इन सभी ह्यूमंस के अंदर छुपे हुए मॉन्स्टर्स ने। यहाँ पर जो असली मॉन्स्टर है वो सब के सभी ह्यूमंस के अंदर ही है, जिन्हें खुला छोड़ने पर ये एक दूसरे को मारने से पहले ज्यादा हिचकिचाएंगे नहीं। एल्वी से कहती है ठीक है, इन सारे ह्यूमंस को तो तुम मॉन्स्टर कह रहे हो, अब तुम खुद को देख रहे हो तुम क्या बन चुके हो। तुम भी किसी मॉन्स्टर से कम नहीं हो। तुम्हारी वजह से ही इतने सारे लोगों की जान गई है। इस पूरे वर्ल्ड के अंदर कोई भी नहीं है जो कि परफेक्ट हो। सबके सबके अंदर थोड़ा बहुत मॉन्स्टर तो होता ही है। लिन कहता है नहीं ऐसा नहीं है, अब से पहले भी मुझे ऐसा ही लगता था, लेकिन अब मुझे पता है कि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि परफेक्ट है। मैं तुम्हें उस ह्यूमन का नाम ही बता सकता हूँ। उस ह्यूमन का नाम है मैंग चाओ। यहाँ पर हम जितने भी लोग आए थे उन सभी के अंदर कुछ ना कुछ मॉन्स्टर की तत्व है, लेकिन वो अकेला ही है जो कि पूरी तरीके से एक ह्यूमन है। मैंने उसे अच्छी तरह से देखा है, वो पूरी तरह इनोसेंट है। वो ह्यूमैनिटी के लिए कुछ भी कर सकता है। वो हमेशा सबकी मदद के लिए हमेशा आगे आता है। एक परफेक्ट ह्यूमन अगर हम किसी को कह सकते हैं तो वो मैंग चाओ ही है। ये सब कुछ जब मैं कर रहा था तब उसने तुम्हें वार्न करने की कोशिश की थी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लेकिन तुमने उसकी बात सुनी नहीं, बल्कि तुमने उसे चुप करा दिया कि तुम उसे जान से मार दोगी। इसी वजह से वो कुछ बोल नहीं पाया, वरना अगर तुम उसकी बातों के ऊपर थोड़ा सा भी गौर करती तो ये सब कुछ होता नहीं। यहाँ पर ये जो कुछ भी हुआ है ये सब कुछ तुम्हारे घमंड की वजह से ही हुआ है। तुम्हें लगता है तुम्हारे अलावा यहाँ पर और जो कोई भी है उन सभी के अंदर बिल्कुल भी दिमाग नहीं है, केवल तुम ही हो जो कि सब कुछ सोच सकती हो। लेकिन असल मायनों में तुम एक बहुत बड़ी बेवकूफ और सेल्फिश हो जिसे मैंग से थोड़ा बहुत सीखना चाहिए। ये सुनकर एल्वी से कब जो गुस्सा लगता है वो लिन से कहती है कि तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया, हमें इन्हें जिंदा रखना चाहिए था। ये सारे लोग हमारे साथ के लोग थे, इन सभी ने हमारे लिए हमारे साथ में इस फ्यूचर के अंदर इतना सब कुछ किया है। लिन कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, इन्होंने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया, ये सब कुछ ये खुद के प्रॉफिट के लिए कर रहे थे। अगर इनके सामने एक बार भी ऐसी सिचुएशन डाली जाए कि हमें मारकर इन्हें ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा तो ये तुरंत ही हमें मारने से पीछे नहीं हटेंगे। मैंने अब तक जितने भी लोगों को मारा है उन सभी को बचने का एक ना एक मौका दिया ही था। वो सब के सब एक दूसरे को मारने के बजाय खुद पीछे हटकर खुद की जान को बचा सकते थे, लेकिन इनमें से किसी ने भी कभी भी ऐसा नहीं किया। इन्होंने हमेशा एक दूसरे के अटैक करके एक दूसरे को मार दिया। मुझे पता है मैं जिस तरीके से खुद को डिफेंड कर रहा हूँ तुम्हारी नजरों में इतना काफी नहीं है। तुम्हें लग रहा होगा मैं एक डीमन हूँ जिसने खुद ही ह्यूमन फॉर्म ले रखा है और मैं बाकियों को मार रहा हूँ, लेकिन नहीं ऐसा नहीं है। मैं बिल्कुल सही काम कर रहा हूँ। जो भी मैं कुछ कर रहा हूँ इससे कई सारे लोगों को फायदा हो रहा है, जिससे कुछ करने के बाद में एक टाइम के बाद में मेरा सपना पूरा होगा। जो मैं चाहता था वो भी करने में कामयाब हो जाऊंगा। एल्वी से कहती है तुम्हारा सपना क्या है, तुम्हारा सपना मुझे बताओ, मैं डायरेक्टली उसे तुम्हारा पूरा करने में मदद करूंगी। तुम्हें ये सब कुछ करने के लिए इतना लोगों को मारने की जरूरत नहीं है। अगर तुम मुझसे एक बार कह देते तो अब तक तुम्हारा सपना पूरा हो चुका होता। बताओ तुम्हें क्या चाहिए, कौन सी रिसोर्स की तुम्हें जरूरत है। तुम मेरे काफी अच्छे दोस्त हो, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। लिन कहता है एल्विसिया तुम्हारी सोच अभी भी उतनी की उतनी ही है, मेरा ये छोटे बड़े रिसोर्स से काम नहीं चलेगा। मेरा खर्चा अब बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इस पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी लोग एग्जिस्ट करते हैं वो सब के सब अब मेरी फैमिली बन चुका है। उन सभी के लिए मेरे पास काफी सारी चीजें हैं जो कि मैं उनके लिए करना चाहता हूँ। उन सभी खुशी मेरे लिए मेरा ड्रीम है। तो क्या तुम कुछ ऐसा कर सकती हो कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी लोग हैं वो सबके सब खुश हो सके? क्या सच में तुम्हारे पास में इतनी रिसोर्स है कि उन सभी के लिए तुम कैसे स्कूल्स बना सको, उन सभी को वो सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सको जो कि तुम जैसे अमीर बच्चों को मिलती है? तुम्हें तो पता ही होगा इस वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे कल्टिवेटर्स हैं जो कि अलग अलग तरीके से अपना कल्टिवेशन करते हैं, लेकिन उनके पास में कल्टिवेशन के लिए अच्छे रिसोर्स नहीं है। क्या तुम उन्हें रिसोर्स प्रोवाइड कर सकती हो? लिन की इस सवाल का एलवीसी के पास में कुछ जवाब नहीं होता। वो बहुत शांति से लिन की सारी बातें सुनती रहती है। रिनाई कहता है मुझे पता था तुम कुछ जवाब नहीं दे पाओगी, लेकिन मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ इस सब से अपने सपने को पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने अब तक जितने भी रुपए कमाए, मैंने जितने भी लोगों को मारा है, उससे मुझे जितना प्रॉफिट हुआ है वो सारा मैंने इसी काम पे लगाया है। इस वजह से कई हजारों लोगों को अब तक रिसोर्स मिले हैं कल्टिवेशन के अंदर, उन्हें मदद मिली है। और इसके अलावा ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं
जिनको इस स्कूलों के अंदर एक काफी अच्छी पढ़ाई मिली है, जिससे वो खुद को काबिल कर पा रहे हैं, खुद को इस काबिल बना पा रहे हैं कि इस समय आने पर वो खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मुझे पता है तुम्हें ये सब कुछ काफी ज्यादा बचकाना सा लग रहा होगा, लेकिन अगर तुम इसे मेरी नजरों से देखोगी तो ये एक बहुत बड़ा काम है। मुझे अपने इस काम के ऊपर बहुत ज्यादा गर्व है। मुझे पता है जिस टाइम पर तुम काफी अच्छे स्कूल में जाती थी, तुम्हारे पास में कल्टिवेशन करने के लिए अच्छे रिजल्ट हुआ करते थे और कल्टिवेशन करना तुम्हारे लिए काफी ज्यादा आसान होता था। उस टाइम पर हमारे पास में इन सभी काफी ज्यादा कमी थी, लेकिन तुमने कभी भी हमारी तरफ देखा नहीं, हमारी मदद करने की कोशिश नहीं की। लेकिन अब मैं अपने जैसे काफी सारे लोगों की मदद कर रहा हूँ। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, और जैसे कि मैंने कहा था मेरा सपना जल्दी पूरा होने वाला है, तो वो पूरा होने ही वाला है। जल्द ही इस वर्ल्ड के अंदर जितने भी लोग होंगे वो सब के सब एकदम इक्वल लेवल पर आ जाएंगे। कोई भी ना बहुत ज्यादा अमीर होगा, ना ही काफी ज्यादा गरीब। हर किसी के पास में इतने रिसोर्स तो होंगे कि वो अपना कल्टिवेशन कर सके। इसे सुनकर मैन को अपने आइडियल लिन के ऊपर काफी गर्व होने लगता है। वो कुछ तो बोलता है, मुझे लगाई था मेरे आइडियल बिल्कुल गलत नहीं हो सकते। हो सकता है उन्होंने यहाँ पर जो कुछ भी किया वो पूरी तरह से गलत हो, लेकिन इससे के पीछे उनका गोल सही है। तो इन्होंने बोलता है, हाँ तुम्हारा ब्रदर लिन तो काफी ज्यादा महान है, लेकिन क्या तुम देख नहीं रहे यहाँ पर उसकी वजह से कितने लोग मारे गए। उसके इस सब के पीछे कोई भी गोल हो, लेकिन उसने गलती तो की है। मैन कहता है, हाँ मुझे पता है, इसी वजह से तो मैं यहाँ पर आपके साथ में हूँ। मैं किसी भी तरीके से उन्हें रोकने की कोशिश करूंगा, बस अब आप बता देना कि कब अटैक करना शुरू करना है। ये सुनकर क्वीनो के पसीने छूटने लगता है, क्योंकि उसे पता है लिन से फाइट करना उसके बस की नहीं है। वो मैंग से कहता है, अभी थोड़ी देर इस फाइट को ऐसे देखते रहो। तभी लिन एलवीसी से कहता है, मुझे इस वर्ल्ड के अंदर काफी ज्यादा पावर की जरूरत है। तुम्हें तो पता ही है मस्सूद अटैक कब से खतरनाक होता जा रहा है, तो मुझे अपनी पावर बढ़ानी है, और इसे कुछ करने के लिए मुझे रेड जेड वन की जरूरत है। मैं चाहता हूँ हम दोनों साथ में मिलकर उसे ढूंढे। तुम इस काम के अंदर बेहिम्मत मत करो, तुम्हारे सेंसेस काफी ज्यादा शानदार है। हम दोनों साथ में मिलकर उसे बड़ी से ढूंढ सकते हैं। तो क्या तुम मेरी मदद करोगी? अगर तुम ऐसा करती हो तो तुम्हारी लाइफ काफी ज्यादा लंबी हो सकती है। एलवीसी कहती है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें सच में लगता है मेरी पूरी टीम को खत्म करने के बाद में मैं तुम्हारी यहाँ पर किसी तरह से मदद करने वाली हूँ? बिल्कुल भी नहीं। मेरी मदद को पूरी तरह से भूल जाओ, यहाँ से अकेले आगे बढ़ जाओ और फिर उसे ढूंढने की कोशिश करो, लेकिन मेरे बिना तुम कभी भी उसे ढूंढ नहीं पाओगे, मैं तुमसे कह देती हूँ। ये कहते हुए एलवीसिया लिन के ऊपर एक अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन लिन बड़ी सेंस से उसे डॉज कर लेता है और फिर उसे दूर उठते हुए उससे कहता है, एक बात को अच्छी तरह समझ लो, मेरे बिना तुम भी कुछ नहीं कर सकती। मैं तुम्हें इस वर्ल्ड के अंदर ड्रैगन सिटी की क्वीन बना सकता हूँ। मुझे पता है तुम ड्रैगन सिटी की क्वीन बनने चाहती हो। तुम्हारे माइंड के अंदर ऐसे बहुत सारे एम्बिशन है जो कि तुम्हें कंप्लीट करना है, जो कि एक ही टाइम में कंप्लीट हो सकता है जब तुम ड्रैगन सिटी की क्वीन बन जाओ। अब अगर यहाँ पर तुम मेरी मदद करती हो तो इसके अंदर हम दोनों को फायदा है। तुम ड्रैगन सिटी की क्वीन बन जाओगी और वहीं पर मेरा ये मॉन्स्टर सीओ बाई मॉन्स्टर्स का किंग बन जाएगा। इसके बाद में मॉन्स्टर्स के अटैक को भी हम काफी हद तक कंट्रोल कर पाएंगे। इस तरीके से ड्रैगन सिटी का फ्यूचर काफी शानदार हो जाएगा और तुम्हारा फ्यूचर भी काफी ब्राइट हो जाएगा। इसमें तुम्हारा बहुत फायदा है। ये सुनकर भी एलवीसिया कन्विंस नहीं होती, लेकिन अभी उसे मनाना जारी रखता है। वह कहता है, एलवीसिया इस तरह से मूव करने की जरूरत नहीं है। मुझे अच्छी तरह से पता है तुम मुझसे कब ज्यादा प्यार करती हो, लेकिन मैं भी तुम्हारे लिए थोड़ा बहुत ऐसा फील करता हूँ, लेकिन ये सब कुछ बाद में आता है। पहले मेरे काम पहले आते हैं। मैं हमेशा सबसे ऊपर अपने गोल को रखता हूँ। उस गोल को अचीव करना मेरे लिए काफी जरूरी है। लेकिन आज मैं तुमसे वादा करता हूँ, जब कभी भी मेरा एक गोल कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में तुम और मैं साथ हो सकते हैं। पब्लिकली मैं अनाउंस कर दूंगा। लेकिन से कुछ कह रहा होता है, तभी एलवीसिया जो हंसना शुरू कर देती है और हंसता है कि बोलती है, मुझे समझ में आ रहा है तुम्हारा ये पूरा प्लान किया है, लेकिन मैं बिल्कुल भी तुम्हारे प्लान के अंदर शामिल नहीं होंगी। तुम चाहे जो कुछ भी कर लो, मेरे को तुम इससे तो शामिल नहीं कर सकते। ये सुनकर अब लिन का गुस्सा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। अब वो गुस्से से काम लेने की कोशिश करता है। वो एलवीसिया से कहता है, अब मैं तुमसे एकदम आखिरी बार पूछ रहा हूँ, मुझे बता दो क्या तुम मेरी मदद करोगी या फिर नहीं? जवाब हाँ या फिर ना में होना चाहिए। एलवीसिया कहती है, जिस तरह की सिचुएशन को तुमने क्रिएट किया है उस सिचुएशन के अंदर अगर तुम्हारी जगह पर और कोई भी होता तो मैं उसे ये इन्फॉर्मेशन दे दी थी, लेकिन तुम्हें तो ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। तुम इस काबिल नहीं हो। लिन कहता है, क्या मैंने कभी कहा था कि तुम्हें हाँ या ना जवाब देना है? तो जवाब उसी फॉर्म में दो। एलवीसिया कहती है, तुम हो ही क्या? तुम केवल एक मॉन्स्टर हो जिसे लोगों को मारना काफी ज्यादा पसंद है। लोगों को मारकर तुम्हें लगता है तुम अपने गोल को अचीव कर रहे हो। ये सुनकर लिन का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। वो जोर चिल्ला कहता है, मैंने कहा जवाब हाँ या ना में दो, बेकार की बातें बंद करो। एलवीसिया कहती है, मैं तो पहले ही अपना जवाब दे चुकी हूँ, अब तुम्हें वो जवाब अभी भी समझ में नहीं आ रहा, तो ये तुम्हारी बेवकूफी है। लिन कहता है, ठीक है एलवीसिया, अब मैं अच्छी तरह समझ चुका हूँ। मैं तुम्हें आखिरी बार एक मौका देना चाहता था, लेकिन तुम तो उस मौके को एक्सेप्ट ही नहीं कर रही हो, तो भी ठीक है, अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। ये कहने के बाद में लिन एक छोटा सा इशारा करता है। उसके करने के साथ ही उसके साथ में जो मॉन्स्टर सियोबाई होता है वो धीरे धीरे एलवीसिया की तरफ बढ़ने लगता है और वो एलवीसिया के पास में आकर उसे जोर से गोलने लगता है, जहाँ पर वो अपने एक स्किल का यूज कर रहा है। और इसे देखकर मैं कब तो घबरा जाता है। वो कहने लगता है, हमें किस तरीके से ऊपर जाकर उसकी मदद करनी होगी, इस तरीके से तो एलवीसिया के साथ भी कुछ हो सकता है। तो इन्हों कहता है, वैसे क्या तुमने अभी नहीं कहा था कि लिन को हराना काफी ज्यादा मुश्किल है, वो काफी ताकतवर है, उसके साथ में तो ये मॉन्स्टर भी है। क्या तुम किस तरीके से उस पर जाकर उसे हरा भी सकते हो? बिना प्लान के उनके ऊपर अटैक करना काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और एक और बात मुझे सुना है, इस तरह की मॉन्स्टर के पास में स्किल होती है, लेकिन वो केवल एक स्किल होती है, लेकिन इसके पास में मैनिपुलेशन की स्किल पहले से ही है,
तो चेस के पास में माइंड कंट्रोल की भी स्किल है। इसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि एलवीसी के ऊपर माइंड कंट्रोलिंग की पावर का यूज कर रहा है। मैंग कहता है लग तो मुझे भी ऐसे ही रहा है, ये माइंड कंट्रोलिंग पावर का यूज कर रहा है, लेकिन ऐसा हो सकता है कुछ हाई लेवल के मॉन्स्टर्स के पास में एक से ज्यादा स्किल होती हो, हम चेक नहीं कर सकते वो कर क्या रहा है। लेकिन एक बात तो पूरी से पक्का है, एलवीसिया काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर इस मॉन्स्टर को एलवीसिया के माइंड को कंट्रोल करना है तो अपनी काफी ज्यादा एनर्जी लगानी होगी, जिसके अंदर काफी टाइम लगने वाला है। इसी वजह से एकदम सही टाइम है इस मॉन्स्टर को प्रोटेक्ट करने का। ये मॉन्स्टर अपनी सारी एनर्जी एलवीसिया के ऊपर लगाएगा, उसी टाइम पर हम इसको प्रोटेक्ट करके केवल एक ही हिट के अंदर इसे पूरी तरह खत्म कर देंगे। और अगर हम इस चीज के अंदर कामयाब हो जाते हैं, ये मॉन्स्टर मारा जाता है, उसके बाद में मैं, तुम और एलवीसिया तीनों साथ में मिलकर लिन से फाइट करेंगे। मुझे यकीन है अगर हम तीनों साथ में मिलकर लिन से फाइट करें तो इस फाइट के अंदर हमारे जीतने के चांसेस काफी ज्यादा रहेंगे। क्यूनो कहता है चांसेस तो हमारा क्या मतलब है, हमारे जीतने के चांसेस कितने ज्यादा है। मैं कहता है 8-9%। अगर अब हम 8 और 9 को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे जीतने के चांसेस 72% हो जाता है, जो कि 100 के काफी ज्यादा पास में है। तो हमारे जीतने के चांसेस 100% मान लेते हैं। तो यानी कि अब अगर हमारे बीच में हमारे प्लान को फॉलो करने के बाद फाइट होती है और हम प्लान को अच्छी तरह फॉलो कर जाते हैं तो हमारी जीतने के चांसेस 100% होंगे। क्यूनो कहता है क्या क्या कहा तुमने अभी, ये तुमने किस तरह की मैथ बिठाई है, क्या तुमने आज से पहले कभी भी जीतने का प्रेडिक्शन किया है? ये अभी तुमने जिस तरह की प्रेडिक्शन लगाई है ये तो एकदम मेरे ऊपर से गई है, ये मैथ एकदम घटिया है। मैंग कहता है अब जो कुछ भी यही है, हमें इस प्लान को फॉलो करना ही होगा, इसलिए चुपचाप बस मेरे पीछे आते रहो और मेरे साथ में इस प्लान को फॉलो करो। क्यूनो कहता है तुम्हारा ये प्रेडिक्शन और उसके अलावा तुम्हारे प्लान दोनों ही एकदम बकवास है, हम बिल्कुल भी इस फाइट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इससे अच्छा हम यहीं पे वेट करते हैं। जिलेन एलवीसा को अपने साथ में लेकर उसके माइंड को अच्छे से कंट्रोल करने के बाद में रेड जेड वैन को ढूंढने के लिए निकल जाएगा। उसी टाइम पर हम मौका पाकर यहाँ से भाग जाएंगे और फिर बाहर जितने लोग हैं उन सभी को इसके बारे में बताएंगे। काफी सारी सेना को लेकर इस जगह पर आ जाएंगे और तब लिन के ऊपर अटैक करेंगे और लिन को रंगे हाथों पकड़ लेंगे। हमें बेकार में खुद से उसे फाइट करने की जरूरत नहीं है, बेकार में अभी जरूर खतरे में क्यों डालें। ये सुनकर मैं सोचने लगता है तो इसने पिछली लाइफ के अंदर ऐसा किया था और मैं बेकार में इसे हीरो समझ रहा था कि यहाँ पर इतने सारे लोगों के बीच जिंदा बच गया। ये तो यहाँ पर एकदम फट्टू है, मुझे अपने तरीके को फॉलो करना होगा। ये सोचकर वो आगे कहता है यहाँ पर हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते, एलवीसी की जान को भी किसी से बचाना होगा। अगर हम यस जाते हैं और वापस आते हैं उतने में तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लिन काफी कुछ करने में कामयाब हो चुका होगा, हम कब से लेट कर देंगे। और तुमने अभी बर्तन लिन की बात तो सुनी है, वो कब ज्यादा खतरनाक है। ऐसा हो सकता है यहाँ पर जो भी पावर उन्हें मिलने वाली है उसका वो कुछ और गलत तरीके से यूज करने की कोशिश करे। एक बात याद रखना, तुम भी कब ज्यादा अमीर हो, अगला अटैक तुम पर भी हो सकता है और तुमने कुछ खास अच्छे काम भी नहीं किया है जो कि तुम्हें बर्दर लिन से बचा सके। इसलिए अगर तुम अपने आप को अपनी फैमिली को बर्दर लिन से बचाना चाहते हो तो यहीं पर रुको और मेरे को सपोर्ट करो। मैंग की ये बात सुनने के बाद में क्यूनो की इस बात को मानना पड़ता है। वो मैंग से कहता है तुम सच में बोरिंग करने में कब ज्यादा खतरनाक हो, मुझे यहाँ पर एक सेकंड के लिए तुम्हारी बातें सुननी नहीं चाहिए थी, तुरंत ही यहाँ से निकल लेना चाहिए था। लेकिन अब जब तुम्हारी बातें सुन ली है तो मैं जा नहीं सकता हूँ। ठीक है मैं तुम्हें मदद करने के लिए तैयार हूँ, बताओ तुम्हारा प्लान क्या है। जैसे ही तुम कहोगे अटैक शुरू कर देंगे। ये सुनने के बाद में मैंग अपने पास से इस गन को बाहर निकाल लेता है जो कि उसे उस सोल्जर की बॉडी के अंदर से मिली थी और फिर इसकी वजह से उस मॉन्स्टर के ऊपर एम करते सोचने लगता है मुझे किस तरीके से एकदम सही तरीके से एम करना होगा। ये बुलेट इस मॉन्स्टर के ऊपर सही तरह हिट होनी चाहिए और मॉन्स्टर मारा जाना चाहिए। अगर ये मॉन्स्टर नहीं मरता है तो पक्के तौर पर हमारी शौकत आ जाएगी, हमारी पोजीशन यहाँ पर रिवील हो जाएगी। सोचने के बाद में जैसे ही मैंग एम करना शुरू करता है उसे दिखाई देता है एलवीसिया ठीक उसे ही देख रही है, लेकिन मॉन्स्टर पर किसी का भी ध्यान उसकी तरफ नहीं गया है। और यहाँ पे जब एलवीसिया मैंग की तरफ लगातार देख रही होती है तो वो धीरे धीरे कुछ इशारे करने की कोशिश करती है, जिससे मैंग को ये समझ में आती है कि वो नहीं चाहती कि मैंग अभी उस मॉन्स्टर के ऊपर किस तरह से अटैक करे। इसी वजह से मैंग अपने इस अटैक का प्लान को थोड़ी देर के लिए छोड़ देता है और फिर केवल देखने की कोशिश करता है कि वहाँ पर चल क्या रहा है, एलवीसिया क्या करना चाहती है। एलवीसिया लिन से कहती है लिन मैं तुम्हें मदद करने के लिए तैयार हूँ, मुझे ये चीज समझ में आ चुकी है, तुम्हारे मॉन्स्टर के हाथ मरने से अच्छा है मैं यहाँ पर तुम्हें मदद करके इस वर्ल्ड की क्वीन बन जाऊँ। यहाँ पर नीचे की साइड में जितने भी जेड वाइन है वो सब इतने ज्यादा है कि इन तीनों के अंदर अगर पूरी तरह से बांट दी जाए तब भी हमारे पास में काफी सारे होंगे, हम बड़ी सैनी से इस वर्ल्ड के ऊपर राज कर सकते हैं। एलवीसिया के इतना करने के साथ ही लिन को ऑब्जेक्ट तो घुस जाता है, वो जल्दी से अपने मॉन्स्टर को पीछे हटा देता है और फिर एलवीसिया उठाते हुए उसे कहने लगता है मुझे पता था तो मेरी बात को मानी जाओगी, आखिरकार तुम्हें एहसास हो ही गया कि मेरी मदद लेने में और मेरी मदद करने में तुम्हारा ज्यादा फायदा है। एलवीसिया कहती है देर से ही सही लिन, मुझे इसका एहसास हो चुका है और अब मेरे सेंसेस भी कब अच्छे हो चुके हैं, मैं सेंस कर पा रही हूँ कहाँ पर वो रूबी जेड वाइन है, वो यहाँ से हमारे ठीक नीचे की साइड में, हमें जल्दी से वहाँ पर जाना चाहिए इससे पहले कि कोई और गड़बड़ हो जाए। ये सुनकर लेन अपने पास से कुछ रस्सियों को बाहर निकालता है, उसे कई बांधने के बाद में एलवीसिया और लेन दोनों ही उन रस्सियों की मदद से नीचे की साइड पर उतरना शुरू कर देते हैं और इन दोनों के नीचे उतरने के बाद में दूसरी तरफ से मैंग और क्वीनो पूरी तरीके से उस पहाड़ के ऊपर आता है। दोनों आराम से एक जगह पे लेट जाते हैं। कुछ देर तक हाफने के बाद में क्वीनो कहता है मेरे हाथों के अंदर बहुत दर्द हो रहा है, कितने टाइम से वहाँ पे लटका हुआ था, लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही, जब तुम्हारे पास में उस ट्रिगर करने का एक शॉट था और तुमने अच्छी तरह से एम भी कर लिया था तो फिर तुमने फायर क्यों नहीं किया।
अगर तुम उस बुलेट को फायर कर देते तो वो मॉन्स्टर मारा जा सकता था। मैंग कहता है मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि एल्विसिया हमें देख चुकी थी और उसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा था वो हमसे कुछ इशारा कर रही है। क्विनो कहता है ये बिल्कुल नामुमकिन है, उसका हमें देख पाना ये तो हो ही नहीं सकता। मैंग कहता है बिल्कुल हो सकता है, यहाँ पर रूबी जेड डिवाइन क्या तुम्हें कहीं भी दिखाई दे रही है, लेकिन उसने उसे सेंस कर लिया इतनी दूर से भी। जब वो उसे सेंस कर सकती है तो हमें भी वो सेंस कर ही पाई होगी। क्विनो कहता है ये इसका मतलब एल्विसिया की अभी भी कोई ना कोई चाल है और हमें उसके ओर फॉलो करना होगा। अभी भी एल्विसिया के पास में ऐसा कोई तरीका है जिससे बिना लिन को मारे और उसे किसी तरह की चोट पहुंचाए उसके ऊपर से जो भी माइंड कंट्रोल हुआ है उसे हटाया जा सकता है। मैंग कहता है यहाँ पर एक प्लान तो मुझे समझ आ चुका है, वो तीनों वहां से नीचे उतर चुके हैं। नीचे की साइड में काफी सारे मॉन्स्टर्स होंगे जो कि उनके ऊपर अटैक करेंगे, तो उन सारे मॉन्स्टर से फाइट कौन करेगा, लेन और उसके पास में जो मॉन्स्टर है वो दोनों। और जब इस सारे मॉन्स्टर से फाइट करते हुए उन दोनों के अंदर से एनर्जी कम हो जाएगी तो ऐसा हो सकता है उस मॉन्स्टर ने लिन के ऊपर जो माइंड कंट्रोल लगाया है उसकी एनर्जी भी कम हो जाए और उस टाइम पर एल्विसिया को ऐसा तरीका मिल जाए जिससे उस पूरे माइंड कंट्रोल को पूरी तरह से हटाया जा सके। जब तक ऐसा कुछ नहीं हो जाता तब तक हम केवल ये सब कुछ होता हुआ देखेंगे, एल्विसिया को अपना एक्शन लेने का टाइम देंगे। क्विनो कहता है क्या तुम्हें सच में उस लेडी के ऊपर भरोसा है, वो सच में भरोसे के लायक है? मैंग कहता है पता नहीं, लेकिन जब तक हमारे पास में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है तब तक हम भरोसा करते हैं। और ऐसा हो भी सकता है कि बर्दरलिन को किस तरह ठीक किया जा सके। अगर बर्दरलिन के ऊपर सच्चा माइंड कंट्रोल हुआ होगा तब तो उन्हें ठीक करना जरूरी है। अगर कोई माइंड कंट्रोल नहीं है तो फिर हमारा प्लान जो कुछ भी था हम उसी को एग्जीक्यूट कर देंगे, उसके बाद में जो कुछ भी होगा वो देखा जाएगा। क्विनो कहता है तो फिर हम यहाँ पर वेट किससे कर रहे हैं, हमें जल्दी से उन तीनों के बीच चलना चाहिए। मैंग कहता है नहीं अभी नहीं, पहले यहाँ पर जितनी भी यहाँ पे बॉडीज है इन सभी की बॉडीज का हम तलाशी लेंगे और फिर इनके पास जितने भी रिसोर्सेस है उन सभी को अपने पास में रखेंगे। वहाँ पर नीचे काफी ज्यादा खतरनाक फाइट हो सकती है, उस फाइट के अंदर वो सारे रिसोर्सेस हमारे काफी ज्यादा काम आएंगे। मैंग के इतना के साथ ही क्विनो जल्दी से काम पे लग जाता है। मैंग भी बाकी की बॉडीज की तलाशी लेने लगता है। कुछ ही देर के अंदर क्विनो को काफी सारी ताकतवर सेवर्स मिल जाती है। ये सारी सेवर शेन की है जो कि यो लिन के सामने फाइट के अंदर यूज कर रहा था। ये सारी सेवर्स काफी ज्यादा खतरनाक है, इन्हें वो मैंग को दिखाते हुए कहने लगता है देख लो तुम, इन स्वॉर्ड्स को यहाँ पे छोड़ दिया गया है। इन्हें देखकर ऐसा लगता है लिन को इन स्वॉर्ड से बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन वो जिस तरीके से बातें कर रहा था उस देखकर ऐसा लग रहा था उसे पैसों की जरूरत है, तो फिर वो इतने ताकतवर वेपन्स को यहाँ पर कैसे छोड़ सकता है। मैंग कहता है मुझे ऐसा लग रहा है उनके पास में रिसोर्स की काफी ज्यादा अधिकता है, उनको इससे भी कोई जरूरत नहीं है। उन्हें यहाँ पर जो भी खतरनाक चीज चाहिए थी वो सब तो उन्हें मिल ही चुकी है। यहाँ पर जितने भी सोल्जर्स थे मैंने उन सभी की बॉडी को अच्छी तरह चेक किया है, मुझे पता चला है इनमें से एक भी सोल्जर के पास में किसी भी तरीके का कोई बॉम्ब नहीं है। ये तो पूरी तरह से नामुमकिन है किसी भी सोल्जर के पास में कोई बॉम्ब ना हो। इसका मतलब एक बात पक्की है, हमसे पहले ही उन सभी की तलाशी किसी और ने ली है और उन सभी के पास से उन बॉम्ब को ले लिया गया है। तो फिर ये तलाशी किसने की होगी? मुझे पूरा यकीन है इस सब के पीछे भी बर्दरलिन का ही हाथ है। वो अपने साथ में काफी सारे बॉम्ब्स को नीचे की साइड पे लेके गए, वो जरूर से उन बॉम्ब की मदद से नीचे की साइड में कुछ खतरनाक करने वाला है। क्विनो कहता है वो अपन नीचे की साइड में पूरे एक्सप्लोजिव की मदद से क्या करेंगे, क्या वो पूरे एक्सप्लोजिव को यूज करके और माइनिंग करना चाहते हैं? क्विनो के इतना करने के साथ ही मैंग और क्विनो को एक साथ समझ में आता है कि वो करना क्या चाहते हैं। ये दोनों साथ में कहता है मुझे समझ में आ रहा है वो क्या करना चाहता है, वो जरूर से नीचे एक काफी खतरनाक धमाका करेंगे और इस पूरी माइन को पूरी तरह से ढहा देंगे, जिससे ये पूरी जगह एक ही धमाके के अंदर जोर से ब्लास्ट हो जाएगी। ये समझ में आने के साथ ही क्विनो जल्दी से अपने काम पे लग जाता है। वो जल्दी से उन सारे स्वॉर्ड्स ड्रेन पे गिराने के बाद में अपने खून की ड्रॉप की मदद करके उन स्वॉर्ड्स को अपने बॉडी के साथ में कनेक्ट करने लगता है। इस टाइम पर मैंग आया कहता है आपके पास में 10 मिनट है, 10 मिनट के अंदर अपना काम खत्म कीजिए, उसके बाद में हम यहाँ से बाहर निकलेंगे। इसी कहने के बाद में मैंग भी अपने काम पे लग जाता है। वो कहीं से कुछ खाने इकट्ठा करता है और तेजी से उन्हें खाते हुए अपने बॉडी की तो एनर्जी लेने की कोशिश करता है। इसी के साथ इस सीरीज का ये एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।